सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है, 1 तारीख को जो प्रोग्राम करने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मंथ बहुत खास है एज ए ब्रांच बिजनेस के हिसाब से। क्योंकि मार्च मंथ कहते हैं ना, हर काम का एक सीजन होता है। ठीक उसी प्रकार से टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर मार्च मंथ एक सीजन मंथ होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत बार बार अनुभव बार बार उनको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो नहीं जुड़ते हैं। और बहुत बार होता है वो रिटर्न नहीं भरते हो, या कोई फर्म बना के उसके रिटर्न नहीं भरते, तो बहुत बार लोगों को इस माह में जगना पड़ता है। जो सोए लोग हैं उनको जगा सकते हैं, या यूं कहें तो एक तरह से जिन्होंने अब तक अपनी रिटर्न विटर्न नहीं भरी है, जिन्होंने संस्था बना रखी है, उन्होंने अपनी रिटर्न विटर्न नहीं भरी है, तो उनके लिए ये महीना कहने के खास होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। जो नई फ्रेंचाइजी है वो अपने रिवॉर्ड बैलेंस को यूज कर सकती है, अपना काम प्रॉपर स्टार्ट कर सकती है। जो पुरानी फ्रेंचाइजी है वो भी कहीं ना कहीं इस महीने में अपने बचे हुए पेंडिंग काम खत्म कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा और लोगों को वो इंट्रोड्यूस करा के अपने सिस्टम में ला सकती है। केवल हम यहाँ पे आज ब्रांच बिजनेस की बात नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके पास जो बीडीपी कोड है, ब्रांड डेवलप पार्टनर, में कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया है, हम उस कोड के ऊपर भी आज बातचीत करेंगे कि मार्च मंथ में आपने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है। अगर बीडीपी कोड आपके पास है, कोड कोई सा ही हो, चाहे ब्रांच कोड हो, बीडीपी कोड हो, कोई सा ही कोड हो, कोड अगर आपने ले रखा है और अगर आपको लोकल वहां का प्रतिनिधि बनाया गया है, उस एरिया के अंदर आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, तो हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि उसके ऊपर काम करना चाहिए। केवल लेके रखने से कुछ भी नहीं होता है ना। और शायद मैं मेरी बात से आप वाकिफ भी होंगे और सहमत भी होंगे मेरी बात से। तो जितने भी लोग यहाँ पे एज ए बीडीपी एज ए ब्रांच काम कर रहे हैं, दोनों की देखा जाए तो एक प्रोफाइल अलग है, दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों के काम करने के तरीके अलग है। तो हम दोनों के ऊपर आज बात करेंगे। और सबसे विशेष बात मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको कहना चाहूंगा, 1 तारीख है, कल 28 तारीख थी, हमने कुछ टारगेट हर महीने बनाए होंगे। हो सकता है वो पूरे हुए हैं, हो सकता है वो नहीं हुए, वो जानकारी आपको अपनी खुद की है। अगर आप 1 तारीख को आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाए हैं, आपने कोई अपने प्रोग्राम बनाए हैं, आपने कोई टारगेट लिया है, कोई प्लानिंग की है, कोई सेटअप आपने बिठाया है, तो आपको क्या करना है, आपने जो सोचा है उसको सबसे पहले कहीं नोट करना है। क्या आपने सोचा है, सोचने के बाद उसकी एक प्लानिंग करनी है, क्या उसको होगा कैसे, पूरा कैसे करना है। फिर आपको कहीं ना कहीं उस पर एक्शन मोड पे आना है। जब 31 मार्च खत्म हो जाएगी, तो हम उसके बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को शुरुआती वीक में उस पर मंथन करेंगे कि वो जो सोचा था वो हुआ है या नहीं हुआ है, या जो सोचा था वो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है। राइट दोस्तों। तो ये ऑडिट का काम है। कोई भी फर्म की ऑडिट क्यों होती है, रिटर्न फाइल क्यों भरी जाती है, ताकि ये पता चल सके कि कितना कमाया था, कितना खर्च हुआ, कितना बचाया है। राइट। ठीक उसी प्रकार से फर्म की ऑडिट होती है कि फर्म में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना क्या हुआ है, ताकि एग्जिट रिपोर्ट उसकी मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं एज ए फ्रेंचाइजी। आपको क्या करना है इस महीने, एस्टिमेटेड इनकम मैंने आपको बताई थी ट्रेनिंग में, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से। एज ए फ्रेंचाइजी आपने जो टारगेट बनाया उसमें क्या क्या आपने रूट चार्ट लिया है, क्या आप करने वाले इस मंथ। एज ए बीडीपी आपने क्या प्लान किया है, क्या टारगेट आपने सेट किए हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। और टारगेट करने के बाद आपको खुद को ही उसकी प्लानिंग करनी है कि अब उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। फिर आपको कहीं ना कहीं आज शाम से या कल से या इस प्रोग्राम के बाद से ही एक्शन मोड पे आ जाना है। अपने 100% देने हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। 31 तारीख तक उसके ऊपर कुछ प्रयास आपको करने हैं। नहीं हुआ, हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, वो सब आपको आखिरी में छोड़ देना है। इन सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, इन सबको करने के लिए जो चीज आपको प्रेरित करती है, जिस वजह से ही आप ये सब कुछ करेंगे, वो कारण क्या होगा। क्या आप ये सब मेरे कहने से करेंगे, क्या ये सब चीज आप मेरे कहने से करेंगे, या आपको बताया गया इसलिए करेंगे, या फिर आपने ब्रांच लिए इसलिए करेंगे, या फिर एज ए बीडीपी आप ये काम करेंगे। कोई तो कारण होगा करने का। वो कारण दोस्तों आपको ढूंढना है, वो कारण आपको ढूंढना है, उस कारण के ऊपर काम करना है। वो कारण आपका क्या हो सकता है, मैं थोड़ी सी आपको मदद करता हूं बताने के अंदर।
मान लीजिए हम जब भी कोई काम करता है, मैं हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से बात कहता हूँ कि हमें जो सबसे ज्यादा कोई चीज मोटिवेट करती है वो है हमारी कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियली सेटअप, हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। कि हमें पैसा चाहिए पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, या कोई चीज चाहिए, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो हमें पैसा चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पैसे से भी ज्यादा बड़ी चीज है कि वास्तविकता में हम जो काम करते हैं उसके पीछे के कुछ बहुत जरूरी कारण होते हैं। जैसे कि आपका आपकी फैमिली के साथ अटैचमेंट। सब चाहते हैं कि आपकी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले, आप एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दे सके, आपके पास आपकी ड्रीम कार हो, आपका ड्रीम हाउस हो, या आप अभी रहते हैं तो उससे बड़ा घर आपके पास हो, बड़ी कार आपके पास हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती छोटी मोटी जो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके ऊपर कहीं किसी तरह की कोई लाइबिलिटी हो, आप उसको पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है आप लर्निंग पार्ट को स्ट्रोंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई गैजेट परचेज करना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई बाइक परचेज करना चाहते हैं। कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, सिर्फ पैसे ही कारण नहीं होते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ पैसों को कारण बनाया है तो दोस्तों याद कर लीजिए अपने अनुभव को, या अपने आसपास लोगों को देख लीजिए जिन्होंने सिर्फ पैसों को महत्वपूर्णता दी है, हकीकत में उनको पैसे नहीं मिले हैं। कोई ना कोई कारण रहा होगा। आज सचिन तेंदुलकर ने 20 साल तक जब तक क्रिकेट खेली थी, सुबह रोज 6 बजे वो ग्राउंड लेवल प्रैक्टिस के लिए पहुंचते थे। कोई भी जो काम करता है वो उस काम को रोज करता है प्रैक्टिस में लाने के लिए। तो केवल कारण एक नहीं हो सकता, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों के ऊपर काम करना होगा। और जो टारगेट आप बना रहे हैं उसके उस टारगेट को आप अपना गोल सेटिंग भी कह सकते हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट भी कह सकते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी कह सकते हैं। फिर आपको उसकी प्लानिंग करते हुए काम हो सकता है। आप में से मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो कुछ के कारण मैंने ऐसे भी जाना है, सर मुझे अपने शहर में एक ऐसी पहचान बनानी है कि मुझे मेरे शहर और क्षेत्र के लोग सब जाने। अब सर मुझे नहीं पता वो मुझे कैसे जानेंगे, मुझे नहीं पता, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काम करूंगा तो मुझे सब लोग जानेंगे। बिल्कुल एक अच्छा कारण है ये कि आप कहीं ना कहीं अपनी इमेज चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? कोई है आप में से ऐसी 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 छवि रखते हैं या ऐसे सोच रखते हैं? एनीवन? कोई आप में से है ऐसा जो इस तरह की सोच रखते हैं कि मुझे मेरे शहर में, क्षेत्र में, समाज में, आसपास के एरिया में, मेरी खुद की सोसाइटी में मुझे एक अलग से छवि मिले और अलग से मुझे पहचान मिले? कोई है आप में से जो ये जी चाहते सर। हैं? सभी कितने लोग लोगों। एग्री करते हैं बात सभी से? लोग करेंगे सर। सभी लोग कहेंगे? यस सर। जी 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 जी। थैंक यू। जी विकास शर्मा जी भी हैं फतेहाबाद से, उनका कहना है यस। जी जी जी। काफी सारे लोग चाहते हैं, इसका मतलब ये भी एक कारण है किसी न किसी काम को करने का। राइट। और मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा हूं, जहां पर काम और पैसों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो है आपकी रेस्पेक्ट। और दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, कहीं ना कहीं आपकी एक कहीं ना कहीं आपको आपका जो कारण है उसको मजबूत कर सकता है, और वो चीज आपको दिलवा सकता है। राइट। लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार आपको बने रहना पड़ेगा, लगातार ग्राउंड लेवल पे निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा, लोगों के साथ सेटअप करना पड़ेगा। एक कहीं ना कहीं आपको अनुभव तराशना पड़ेगा कि गगन आप क्या तू कर रहे हैं। दाल। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट खास चीज है, कि आप जैसे कोई कारण बनाते हैं, कोई चीज ढूंढते हैं, कोई सेटअप करते हैं, तो आप उसको टारगेट बना के उस पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको, एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो एज ए बीडीपी वर्क कर रहे हैं, एज ए फ्रेंचाइजी भी है और एज ए बीडीपी वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने ये सोचा कि मार्च मंथ के अंदर मुझे लगभग 5 फ्रेंचाइजी ओपन करनी है अपने एरिया में, क्योंकि मुझे बीडीपी कोड मिला हुआ है और मुझे इस बीडीपी कोड पे काम करना है, और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से एक अर्निंग भी मुझे लेनी। मैं जो एज ए फ्रेंचाइजी काम कर रहा हूँ मेरा अलग है। अब मुझे 5 फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, ये तो आपका टारगेट हुआ। उससे आप क्या करेंगे, ये आपको सोचना है, प्लान करना है कि कोई मोबाइल परचेज करना है, गैजेट परचेज करना है, फाइनेंशियली कोई हेल्प सपोर्ट करना है, कोई चीज करनी है, ये आपको देखना है। अब वो 5 फ्रेंचाइजी पूरा करने के लिए जो उसका एक पूरा रिसोर्स है, आपको उसको पूरा डन करना पड़ेगा।
आज से ही उस पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट शेयर करना पड़ेगा, टेलीफोनिकली संपर्क में आना पड़ेगा, जरूरत पड़ने में मुलाकात करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कोई वेबिनार हो रहा तो मेरा उस प्रोग्राम में उस प्रोस्पेक्ट को आपको लेके आना पड़ेगा, अपने सीनियर या रेफरेंस से बातचीत करानी पड़ेगी। जो जो आपको प्रयास उस काम के संदर्भ में करना है वो सब आपको संदर्भ उस प्रोग्राम करने पड़ेंगे। और 5 फ्रेंचाइजी के लिए लगभग 5 गुना लगभग 5 गुना लोगों से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। 5 गुना का मतलब ये हुआ है कि 25 लोगों तक आपको संपर्क साधना पड़ेगा, 25 लोगों तक आपको काम करना पड़ेगा। 20-25 लोगों पे आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये सेटअप पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एज ए फ्रेंचाइजी, जिससे आप इस महीने ज्यादा लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। मैं रुस्ता को कहूंगा जो पीपीटी में 499 की जो इमेज है, एक बार उसको ओपन करके स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप एक फ्रेंचाइजी है, जैसे मैंने बीडीपी का एग्जांपल दिया कि 2 फ्रेंचाइजी 5 फ्रेंचाइजी आपको ओपन करनी है तो 20 से 25 लोगों तक जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इस महीने मान लीजिए आईटीआर के कस्टमर बनाने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है आपको कई सारे लोगों की, तो आपको आज से क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग लिस्टिंग करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करने के साथ साथ में आपको कुछ स्मार्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं किस तरह की बात आपके साथ कर रहा हूँ। तो मैं उसका कहूंगा प्लीज ओपन करिए एक बार उसको आप, इसी उस डायरेक्ट उसी 499 की इमेज को, ताकि मैं उसके माध्यम से ये मैसेज में यहाँ पर दे सकूं। तो 499 इमेज बोला मैंने, 499 इमेज आईटीआर की जो इमेज है, पॉइंट नंबर 2 3 में जो है। तो कहीं ना कहीं आप उससे समझ जाएंगे कि आज से ही आपको एज ए फ्रेंचाइजी जो भी आप टारगेट बनाए उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जो इमेज मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप उन सभी लोगों को भेज सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है कस्टमर बनाने की। देखिए, क्या आपको आपकी शो हो रही है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है आपको जी। मान लीजिए आपको इस महीने जो कि मार्च मंथ है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। 1 अप्रैल के बाद आप असेसमेंट या 2021 की रिटर्न नहीं भर पाएंगे, आपको पता ही है। और जिन लोगों की नई फ्रेंचाइजी है वो वैसे भी लोगों को अप्रोच करेंगे, और जो पुरानी फ्रेंचाइजी उनके जिन लोगों से अभी तक रिटर्न विटर्न नहीं भरी है उनको वैसे भी अप्रोच करना है। आप इस इमेज से काफी कुछ समझ पा रहे होंगे। आपको कस करना है इतना का आपको उसमें अपना नाम नंबर कहीं मेंशन करना है, ऊपर की तरफ जहाँ लोकेशन आ रही है। ये इमेज आप अपने बीडीपी से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अपना नाम नंबर मेंशन करके आप क्या कर सकते हैं, कोई लिमिटेड डेट इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है आईटीआर का, बहुत ज्यादा मात्रा में इस पे काम किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी जिन लोगों से बात चल रही है उनको गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, कोई बिजनेस करना है या कोई और काम करना है, तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं कि मात्र 499 के अंदर आप मुझसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। साथ में कॉम्पिटिशन बैलेंस शीट भी मैं आपको बना के दूंगा, और 75,000 तक का कोई टीडीएस होगा तो रिफंड करा के देंगे। जिनके पास रिवॉर्ड पॉइंट पड़ा वो उससे बना सकते हैं, या बाकी लोग अपने वॉलेट से रिचार्ज कराए कर सकते हैं, या पुराने जो लोग कूपन ऊपन पड़े वो ऑफर स्कीम की तहत करा सकते हैं। जो भी चार्जेस रहता है वो आपका सेटअप रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक मैसेज दे पा रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस इमेज से आप सामने वाले को कहीं ना कहीं ये अपनी बात पूरी कह पा रहे हैं, बात मनवा पा रहे हैं कि आप कुछ कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। इस इमेज के माध्यम से केवल आप अपना ही भला नहीं करना चाह रहे, अपना ही फायदा की बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इसमें सामने वाले का ज्यादा फायदा है। अगर वो अपनी रिटर्न बनवा लेगा, अपनी फैमिली में किसी प्रोस्पेक्टिव मेंबर की रिटर्न बनवा लेगा या अपनी पेंडिंग रिटर्न कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसका ही फायदा है उसके अंदर, ताकि उसको भविष्य में लोन लेने में या बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस सेक्टर में जुड़ने में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या उसको नहीं आए। तो आप कहीं ना कहीं क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट आप काम कर रहे हैं, या जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो बता सकता है कि मैं इस तरह का काम करता हूं। अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं भरे हो इस साल तो आप मुझसे रिटर्न फाइल भरवा सकते हो, मैं आपको ये करके दूंगा।
और ये सेटअप आपका रहेगा। आप डेमो आईटीआर बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं उसको भेज सकते हैं। जैसे डेमो आईटीआर बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो अलग अलग तरह का होता है। मुक्त कर निकाल मुक्त होता है, तो आप डेमो भी उसको भेज सकते हैं कि मैं इस तरह की आईटीआर बैलेंस शीट आपको बना के प्रोवाइड कराऊंगा मैं। तो ये सब चीजें आप उसको बता सकते हैं और कहीं ना कहीं उसको आप भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईटीआर की कॉपी है, इस तरीके से मैं आपको कॉम्पिटिशन बना के दूंगा, इस तरीके से मैं आपको बैलेंस शीट बना के दूंगा, इस तरह से सील साइन होके मेरे आपको यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से आप उसको डेमो वो दे सकते हैं, भेज सकते हैं। और अगर आपने ये प्रक्रिया अगले 15 दिनों तक करी, कई ग्रुप में भेजा, कई लोगों को व्हाट्सएप भेजा, निजी तो व्हाट्सएप करा, कुछ लोगों से आपने इस महीने मुलाकात करी है, तो अगर मान लीजिए आपने सोचा मुझे इस महीने मिनिमम 25 से 30 लोगों का आईटीआर भरना है, तो आप उसका 4 गुना लोगों का टारगेट लीजिए। मिनिमम 4 गुना लोगों का टारगेट लीजिए आप। 4 गुना मतलब अगर आपको 25 से 30 लोग जोड़ने, तो आपको 100 लोगों तक पहुंचना है। क्या करना, आपको 100 लोगों तक पहुंचना है, ताकि उनमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि हो सकता है उन्होंने भर दिया आईटीआर। कुछ लोग आपको ऐसे कहेंगे कि यार ठीक है, देखते हैं, समझते हैं बात को। और उनमें से ही कुछ लोग होंगे जो आपके कस्टमर बन जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि आपको जितना टारगेट आपने लिया है उसके 3 या 4 गुना लोगों तक जाना है। अगर आपने जितना टारगेट लिया है केवल उतने लोगों तक जाएंगे, तो जो भी आपने सोचा है उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो सोचा फिर आपका उतना ही टारगेट हो पाएगा जितना आपने कहीं ना कहीं किया है। डिपार्टमेंट बोल दी 2 3 बच्चों। तो बेसिकली क्या है, एक डेमो मैंने आपको ये दिया है जिससे आप कहीं ना कहीं जो भी टारगेट आप बना रहे हैं उसके 3 से 4 गुना लोगों तक आप पहुंच सके। तो जो ये मैंने बताया है ये आपका प्लानिंग का हिस्सा है, और इसके अंदर अपना नाम नंबर ऐड करके आप इसके अंदर एक्शन मोड का हिस्सा बन सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं जिनको आप अप्रोच कर चुके हो उनको ये बात पता चल जाएगी कि आप इस तरह का काम करते हो। और जिन लोगों को नहीं पता है, आप ये भेज के उनसे टेलीफोनिकली बात करके, या आसपास के एरिया में है तो मुलाकात करके आप उनको टैक्सेशन के बेनिफिट दिलवा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपको मना करें उनसे अगर आप संपर्क में बने रहेंगे, बार बार आपकी इमेज इस तरह से कोई अपडेट उनके पास जाएगा, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और अगले साल जो रिटर्न फाइल होगी जो अप्रैल मई में शुरू हो जाएगी, हो सकता है वो आपसे वो भरवा ले। ठीक है, तो जुड़े रहने के कई सारे फायदे हैं, कई सारे सेटअप है। तो मेरा कहने का मतलब है, मार्च मंथ का अगर आपको स्पेशल मंथ बनाना है, हम पिछले 15 सालों से क्लोजिंग करते आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने हर मार्च को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अनुभव के साथ में निकाला है। आप भी अपने मार्च मंथ को अगर स्पेशल बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी नहीं आता है, आने वाले समय में आप अपने जो जो एजेंडा उसको आप पूरा फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको करना यही है कि मार्च मंथ में जो आपने सोचा है उसको डन करना है। तो आज से आपको उसका टारगेट बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करके आपको एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ में हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दीपा जैन, जिनसे आपकी हो सकता है बातचीत होती हो, ट्रेनिंग हो सकता है आपने उनसे ली अभी हो। आप सिटी खाली पड़ा आपने इसमें, तो अभी अपन तो सिटी की फ्रेंचाइजी ले सकते हेलो, तो मैं आपके साथ उनको ज्वाइन करा रहा हूँ। काफी सारा एक्सपीरियंस उनके पास में भी है, कुछ बातें आपको वो भी बताएंगी, जिससे कहीं ना कहीं आप उनके अनुभव से काफी चीज सीख पाएंगे। और उसके बाद भी एक और ट्रेनर मेरे साथ में है, उनके साथ भी अपन बातचीत करेंगे। उनके साथ भी बातचीत करके अपन उनके एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। उसके बाद किसी को लगता है कि किसी तरह के कोई सवाल है, कोई सुझाव है, वो भी उनके एक्सपीरियंस को भी अपन शेयर करेंगे। तो लगभग अगला कार्यक्रम अपने डब्बा 100 मिनट का, 100 मिनट का चलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है कि अगर टैक्सेशन फील्ड में जुड़े हैं या जिस भी फील्ड में जुड़े हैं, उस फील्ड के बारे में जानकारी रखना या उस फील्ड से संबंधित एक्टिविटी करना जरूरी है, और जुड़े और बने रहना भी वहां पे बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें करने से, एक्टिविटी करने से हम कहीं ना कहीं
हमारे जो टारगेट है, जो हम काम सोच रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं काम को अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्च मंथ हर इंडस्ट्री के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण मंथ होता है। और मार्च मंथ को हम आज पहले दिन शुरू कर रहे हैं। पहले दिन सीखते समझते हुए ढंग से करेंगे, टारगेट बनाए करेंगे, तो आखिरी तक हम जो सोच रहे हैं वहां तक पहुंचने में हमें कहीं ना कहीं एक वे मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट मिलेगा। तो क्या उस हमारे साथ दीपा मैम आ चुकी है? चलिए, वो भी ज्वाइन कर रही है। और मैं बता दूं उनके बारे में थोड़ा सा, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी टीम मेंटेन करते हैं, काफी सारे प्रैक्टिकल वर्क करती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी अकाउंटेंट की, उनके पास एक अच्छी खासी टीम उनके पास में है। तो हम उनके एक्सपीरियंस को लेंगे। जी, तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर रही है अगले आधे 1 मिनट के अंदर। तो बेसिकली यही वो चीजें होती हैं जिनके साथ हम प्लानिंग कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, काम का प्लान करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी जिस तरह काम कर रहा है, जो भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका सबसे पहला जो एज ए फ्रेंचाइजी आपका जो वर्क है, वो वर्क है आपका लोगों को अवेयर करना। एज ए फ्रेंचाइजी आपका जो वर्क है वो यही है कि लोगों को अवेयर करना। और मैं अगर सीधी भाषा में इस लाइन को एक और तरीके से सेल्स वाइज बताऊं, तो जरूरत पड़ने पे लोगों से टैक्स भरवाना, जरूरत पड़ने पे लोगों से टैक्स भरवाना, और जरूरत पड़ने पे लोगों से टैक्स दिलवाना, जरूरत पड़ने पे लोगों से टैक्स मतलब दिलवाना सरकार को, और जरूरत पड़ने पे उनका टैक्स बचाना। हम दोनों पक्ष के अंदर लोगों के साथ काम करेंगे। हम दोनों पक्ष के अंदर उनको राय सुझाव देते हुए काम करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं सामने वाले का भी फायदा है, और कहीं ना कहीं आपका भी उसके अंदर फायदा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रहती है। तो हमारा जो पहला काम है, वो पहला काम यही है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस देने का काम पहले करते हैं एज ए फ्रेंचाइजी। और एज ए बीडीपी जब आपके पास एक कोड होता है, तो उसके अंदर भी वहां पर आप एज ए सेल्समैन बन के काम नहीं कर रहे हैं। और कभी भी जीवन में सेल्समैन बन के काम नहीं करें, हमेशा कंसल्टेंट बन के काम करें। दूसरे के सुने, समझे क्या कहना चाह रहा है, उसको दूसरे को सुनते हुए समझते हुए उस काम को आप करें। क्योंकि सेल्समैन केवल बेचने के संदर्भ में बात करता है, तो आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको एक कंसल्टेंट बन के काम करना है। और जब आप एज ए बीडीपी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों को फ्रेंचाइजी के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा वर्क, पार्ट टाइम वर्क, कोई स्टार्टअप, या यूं कहें तो एक तरीके से आप सामने वाले को रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती दौर में आप ही उसके लिए टैक्स भी होते हैं, आपको ही उसको सब कुछ समझाना होता है। मान लीजिए कोई बिहार में आप में से कोई बीडीपी है, तो वो बिहार में अगर वहां बैठे हुए हैं, तो टैक्स आप आपके क्षेत्र में आप ही वहां पर सब कुछ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको उसको कहीं ना कहीं सीखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है, समझना है, और सीखते हुए समझते हुए आपको उस काम को करना है, ताकि कहीं ना कहीं सामने वाले को एक मैसेज जाए कि आप काम को थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं, और काम को कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। और अगर सामने वाला उस काम को समझता आपके साथ में आता है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का बेनिफिट इसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। तो दोनों जगह आपके एक अलग अलग रोल है। एज ए फ्रेंचाइजी आपका एक अलग रोल है, एज ए बीडीपी आपका एक अलग रोल है। दोनों को सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस काम को और जिस सोच के साथ जुड़े उसको हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे दोस्तों। जी, तो क्या मैं रुस्तम से कहूंगा, क्या दीपा मैम हमारे साथ आ चुकी है? जी सर, मैम आ गए हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं दीपा मैम का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और अगले 30 से 35 मिनट मैम हमारे साथ में है, और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेगी। और अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो हम उसको भी बाद में, जब मैडम की बात पूरी होगी, तो उसके बाद में हम आपके जो भी सुझाव सवाल है उनको भी हम लेंगे। तो मैम शुरू कर सकते हैं आप जी। थैंक यू कृष्णा सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस आप कर रहे होंगे। वैसे मुझे पता है कि आप कृष्णा सर के साथ सेल्स तो करते ही हैं, बट ऑपरेशन वाले पार्ट में आप थोड़ा सा वीक रहते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग को डर लगता है कि जीएसटी क्या होगा, नोटिस आ गया तो क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो क्या होगा।
तो देखिए क्या है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं वहां पर नोटिसेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिस नहीं आएंगे तो हमें भी इनकम जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आईटीआर होता है सिंगल टाइम के लिए, है ना, जीएसटी होता है सिंगल टाइम के लिए। लेकिन अब जब नोटिस आएगा तभी तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, और जितना बड़ा नोटिस होता है उतना ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। अब जैसे बहुत सारी आप लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती है कि हम क्लाइंट्स दीपा मैम, मैं 1 मिनट आपकी बात काटूंगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये हमारे साथ में बीडीपी भी है, बहुत सारी ऐसी नई फ्रेंचाइजी भी है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली, लास्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में, और कुछ ऐसे लोग भी जो अभी जस्ट बीडीपी अपग्रेड बनी है। तो ओवरऑल सभी तरह के लोग हमारे साथ में हैं, तो उसको, उस अनुभव को लेते हुए आप आगे की बातचीत करें। राइट मैम? ओके सर, थैंक यू मैम। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जीएसटी क्या होता है। जैसे नई ब्रांचेस है या नए बीडीपीज हैं, उन लोगों को थोड़ा सा इशू होता है कि भाई जीएसटी क्या है या उसका वर्किंग कैसे करना होता है। तो देखिए जीएसटी में क्या है कि अभी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें ही ऑनलाइन फेस कर रहा है। अभी ऑफलाइन आपको विजिट करना होता है, बट कुछ कुछ केसेस में ही आपको ऑफलाइन विजिट करना होता है। जब हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जीएसटी लेना किसको है। तो जीएसटी है ना उन सभी लोगों को लेना होता है जिनका टर्नओवर 40 लाख से अबव होता है, गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में जिनका टर्नओवर 20 लाख से अबव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं जिनका टर्नओवर हैवी है, जो अबव 20 लाख है या अबव 40 लाख है, हम उन लोगों को टारगेट करके और जीएसटी का वर्क लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि जीएसटी के अंदर डेली बेसिस पर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी भी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से उन्होंने क्या किया है कि एक नई स्कीम लॉन्च की है, क्यूआरपीएम स्कीम, जिसके अंदर उन लोगों को क्या करना है कि जितने भी आपको मंथली बेसिस पर रिटर्न्स फाइल करने थे उसकी जगह आपको उसको क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न्स फाइल करने हैं, और टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पर करना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, डेली बेसिस पर भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। और फॉर डेट हमको उन अपडेशंस जो होते हैं उसके लिए अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप लोग अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। एक रेवेन्यू जनरेट करना अलग चीज होती है और एक क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि जो बिकता है मार्केट में वो नॉलेज है। जितने अपडेट आप होंगे रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, रिगार्डिंग गवर्नमेंट के अपडेशंस, या मार्केट में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है, इनकम टैक्स में क्या चेंज आया, जीएसटी में क्या चेंज आया, है ना, और अभी मार्केट में क्या नया प्रोडक्ट आया है, या कितने प्रोडक्ट्स पे हम वर्क कर सकते हैं। अभी जैसे आप बैंक्स में जाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वर्क आपको मिल सकता है, नेटवर्क का आपको वर्क मिल सकता है। किसी स्कूल को आप टारगेट करते हैं तो स्कूल में आपको टीडीएस का वर्क मिल सकता है। अब जब आप किसी स्कूल का या फिर किसी संस्था का टीडीएस का वर्क करेंगे तो वहां से जितनी भी आईटीआर है वो भी आपको ही मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनको ये लग रहा है कि टीडीएस ये फाइल कर रहा है तो हम आईटीआर भी इनसे ही फाइल करा देते हैं। सेम जीएसटी में भी यही होता है। अगर आप किसी की जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी खुद की इनकम टैक्स, उसके फैमिली मेंबर्स की जितनी भी आईटीआर है, वो उसकी रिलेटिव्स की जो आईटीआर है वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट शॉट पे ना आईटीआर आपने भरा, उस पर कोई नोटिस आ गया तो आप उससे डरे ना कि भाई आईटीआर पे नोटिस आ गया, गलत रिटर्न भर दिया, टैक्सवे से नोटिस आ गया। ऐसा नहीं है, नोटिस किसी भी चीज का आ सकता है। आपने जीएसटी की रिटर्न भरा, आपको लगा मेरा टर्नओवर 2 लाख है, बट जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा लगा ना इन्होंने टर्नओवर अंडर रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी होना होगा, आपको ये समझना होगा कि ये नोटिस क्यों आया है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो अगर हम अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये तो हुई नोटिस की बात। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किन किन जगहों से कौन कौन सा वर्क मिल सकता है। आप स्कूल्स के को टारगेट करते हैं तो स्कूल से आपको मिल सकता है टीडीएस का वर्क और वहां के जितने भी टीचर्स हैं उनके आईटीआर का वर्क। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिले और मिलने के बाद उन्हें बताएं कि भाई हम आपका ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर देंगे और ये हम लोग आपको बेनिफिट्स देंगे, हम आपके टीचर्स का भी आईटीआर भर देंगे। क्लियर? तो ये हो गई आपकी स्कूल्स वगैरह की बात। सेकेंड जो चीज होती है वो होती है बैंक के मैनेजर से जाके आप बात कर सकते हैं कि आपको जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है, आपको जो भी सीएमए डेटा बनवाना है, या आपको कोई भी नेटवर्थ बनाना है, सीए करंट अकाउंट सर्टिफिकेट बनाना है, वो सब आप ये वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 2 चीजें हो गई। अभी थर्ड होता है आप अपने लोकल
मार्केट को देखें कि लोकल मार्केट में आपका कौन सा वर्क होता है। जैसे कई बार हम लोगों के स्टेट में ऐसा होता है कि आपके वहाँ नेटवर्थ बहुत ज्यादा बन रहा है, कहीं पर लोन्स की फाइल बहुत ज्यादा अप्लाइड होती है, तो आपका जो मार्केट है उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रहा है आपको उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट पे वर्क नहीं करना चाहिए, आपको एटलीस्ट टोटल प्रोडक्ट लिस्ट अपनी 100 प्लस की जो प्रोडक्ट्स है उसमें से एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स आप ऐसे चूज कर लें जिस पर आपको वर्क करना ही है। बिकॉज जब तक आप इस एरिया में आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होगा। सेकेंडली, कई बार आपको ये भी होता है कि आपको डिपार्टमेंटल विजिट भी करनी होती है। अभी आपको इनकम टैक्स विजिट करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट विजिट करना है, बैंक विजिट करना है, तो आपको वो विजिट करना पड़ेगा। और इसका कोई नुकसान नहीं है विजिट करने का, बल्कि जितने बड़े डिपार्टमेंट में जाकर आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना ही आपका लेवल अप होगा। क्योंकि क्या होता है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी अथॉरिटी से मिले तो वहां पे अगर कोई फाइल आई और वो आपसे खुश है तो डिपार्टमेंट खुद आपके पास उस क्लाइंट को भेज देगा। वो क्या बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के पास चले जाएं, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। सेम नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ में हमें है ना सीए जो कितनी आपकी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है वो एक सीए वेरीफाई करके देता है कि इस पर्सन के पास में लैंड है, बिल्डिंग है और इतनी इतनी इसकी लाइबिलिटीज है, वो अपन नेटवर्थ में शो करते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, बैंक के अंदर वो लोग यूज करवाते हैं, बैंक्स कई बार मांगती है। सेकेंडली, कोई भी फॉरेन एम्बेसी होती है तो वहां पे वो लोग मांगते हैं। कंपनी के ओनर का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ताकि उनकी कुछ सच्चाई पहुंच सके, क्योंकि टैक्स वे की कुछ सच्चाई दुनियादार से पहले कंपनी ओनर को पता होना। सर देखिए, ये क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों की बात करें ना, तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कोई भी कंपनी होती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लूज पोल्स नहीं होते, लेकिन हम जो यहाँ वर्क कर रहे हैं वो हम इसीलिए वर्क कर रहे हैं कि हम आपको बेटर सर्विसेज दे पाए। मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें अच्छी हो रही है हम वो सब। यस सर। के बाद आगे मत देखिए। सॉरी सर। हेलो सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए ना। हाँ, ये पीछे से बातचीत चलती रहती है। हम टैक्स में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं सर। एक्चुअली देखिए, नॉलेज ना ऐसा नहीं है कि सीसी को नॉलेज नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, जीएसटी डिपार्टमेंट डेली बेसिस पर अपडेशन लाता है, तो किसी को भी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि किसी को नॉलेज नहीं है। और हर इंसान ना, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 100 प्रोडक्ट्स की आप जानकारी नहीं ले सकते। आप क्या ले सकते हैं, 5 की 10 की, 5-10 में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, बाकी की आपको हल्की फुल्की नॉलेज होगी बट पूरी नॉलेज नहीं होगी। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि गलत है। हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीएज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम टीडीएस की बात करें कि टीडीएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स को टारगेट करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल का एक बिन होता है, एक एआईए नंबर होता है, एक वो हमें चाहिए होता है। उन्होंने इस पर्टिकुलर मंथ में कितना कितना टीडीएस काटा है उसकी डिटेल, किसका पैन नंबर है और कितना उसको सैलरी दी गया है, उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आप उसमें ले सकते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉय, पैन ऑफ द एम्प्लॉय, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड और टीडीएस डिडक्टेड और डेट ऑफ पेमेंट। ये 5 चीजें अपने को चाहिए होती फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। प्लस एक एआईए नंबर होता है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का मिलता है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अलावा होते हैं, अदर देन गवर्नमेंट होते हैं, तो उनका एक ऑल्टास का चालान होता है। हमें ऑल्टास के चालान की डिटेल्स चाहिए होती है। बस ये 2 ही चीजें चाहिए होती है। दीपा मैम, आप मैं बोल रहा हूँ बीच में, है ना, क्या आपको इस बात का अच्छा अनुभव है? और कहीं ना कहीं मैंने भी बात शेयर करी, क्या आपको लगता है कि मार्च मंथ कहीं ना कहीं टैक्सेशन के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होता है? अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए तो एक अच्छा काम किया जा सकता है, चाहे वो नई फ्रेंचाइजी हो, पुरानी हो, कोई भी हो। क्या लगता है आपको? में ही बहुत बड़ी क्लोजिंग होती है, नॉट फॉर आवर इंस्टीट्यूट। हर इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी क्लोजिंग मार्च होती है। और हमें ये पता है कि आफ्टर मार्च आप असेसमेंट ईयर 2021 के रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जिन्होंने अपनी आईटीआर अभी तक नहीं भरी है तो वो फाइल करेंगे। तो अभी का मार्केट मार्च जो होता है वो इतना बूम का होता है कि अभी बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो वर्किंग है ना, इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम लोगों की इंडिया की आदत ही है कि लास्ट नहीं होगा, लास्ट डेट नहीं होगी तब तक हम रिटर्न्स फाइल नहीं करते। तो हमें मैक्सिमम लोग जो है वो मार्च में ही मिलते हैं।
जिसके अंदर वो लोग क्या होता है, वो यही बोलते हैं कि रिटर्न्स फाइल नहीं किया। और हम भी ऐसे टारगेट बना सकते हैं, किसी हस्बैंड की फाइल बना रहे हैं आप, तो उसकी वाइफ को भी टारगेट कर लो, सर वाइफ की भी फाइल बनवा लो। अगर आप वाइफ की फाइल बनाओगे तो आगे आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। और क्या है, मैडम की फाइल है, 300 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक के साथ में 4 जनों की फाइल और जोड़ सकते हैं। और ये मार्च है तो सबसे बड़ा पॉइंट, अगर एक बार फाइल आ गई तो लाइफ टाइम वो आपके पास ही रहेगी। बहुत बढ़िया। और मैम आपको जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे बीडीपी भी हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, सेल्स पे काम कर रहे हैं, ब्रांच पे कम काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अब शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे जो एज ए बीडीपी भी काम कर रहे हैं, ब्रांच पे काम कर रहे हैं। वो कौन से 8-10 प्रोडक्ट है जिन पे कहीं ना कहीं हर महीने प्रयास करने चाहिए, और वो कम से कम काम आपको आने ही चाहिए, उनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ताकि आप दोनों सेगमेंट में अच्छा काम कर सके? आपके हिसाब से वो 8-10 प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? सर देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप सेल्स भी कर रहे हैं ना, तो सेल्स में आप अट्रैक्टिव तभी बनेंगे जब सेल्स के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होती है। कृष्णा सर, आप ही उदाहरण है, आपको आईटीआर भी आता है, जीएसटी भी पता है, नेटवर्क भी पता है, तो जब आप सेल्स करने जा रहे हैं, कोई पर्सन पूछा अच्छा सर जीएसटी में क्या होता है, तो आप फटाफट रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं आपकी पर्सनालिटी आगे बढ़ती है अगर आपका नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा होता है। तो 8-10 प्रोडक्ट जो हम हर मंथ काम कर सकते हैं, वो आपका जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गई, नेटवर्थ हो गया, प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट्स हो गई, आईटीआर तो हमेशा आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप टीडीएस का वर्क उठा सकते हैं, टीसीएस का वर्क उठा सकते हैं, टर्नओवर सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं, टेंडर का कोई वर्क है तो वो भी आप ले सकते हैं। आप रास्ते में चलते चलते भी ना 10 क्लाइंट्स बना सकते हैं, बस स्किल आप में बोलने की होनी चाहिए। तो मैम वो कौन सा 8-10 प्रोडक्ट हो सकता है जिसपे ज्यादा प्रयास करने चाहिए? सर बेसिकली मैं तो अभी बोलती हूँ कि आप जीएसटी पे अच्छा वर्क कीजिए, एक टीडीएस वाला वर्क अच्छा कीजिए, और एक बैंक से कांटेक्ट कीजिए, और एक स्कूल से 4 को भी आप एक टारगेट कर लेंगे ना, तो आप बहुत मैम धूम पे एक चले मिनट जाएंगे। मैम 1 मिनट माफी चाहूंगा, ये ओप्पो से जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया गया है लिखने से। कौन बात कर रहे हैं ये? प्लीज क्या सामने आ सकते हैं? हमें ब्लॉक कर दिया गया है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या प्लीज आप अपना म्यूट ऑन करके बात कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो 100% परफेक्ट और उसमें कोई कमी नहीं हो। भगवान में भी कोई ना कोई कमी है भाई साहब, टैक्स में नहीं है। आप आइए, आप ऑनलाइन आइए, बात करिए, आप आके क्या कहना चाह रहे हैं एक बार आप आके। ये प्रोग्राम आज सब लोगों के फायदे के लिए, कैसे आपकी अर्निंग बढ़े, कैसे आप अपनी नॉलेज पार्ट को बढ़ाएं, उन सब के लिए लिखा गया है, बताया गया है। कमियां तो सब जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। कोई इश्यू आ रहा है प्रैक्टिकल, आपको कोई दिक्कत है, आप बताइए, हम यहाँ बात करेंगे ना। लो कर दिया गया, डिसेबल इनेबल कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलिए आपको कहाँ दिक्कत है, हम बात कर सकते हैं। और कस्टमर केयर नंबर जो होता है बेसिकली ब्रांच के नंबर नहीं, ब्रांच केयर नंबर, कस्टमर केयर नंबर नहीं, वो तो ब्रांच केयर नंबर है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल हाँ इश्यू से वो ब्लॉक हो गए थे, शायद अपन ने हाँ किसी को हाँ हाँ। ब्लॉक नहीं किया था, मे बी नहीं नहीं, हमने कुछ ऐसे किसी को टेक्निकल ब्लॉक इश्यू नहीं से करा। हो गया। हाँ। हाँ, वही मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई टेक्निकल इश्यू से हो गया होगा ब्लॉक। जैसे मैं शुरुआत में 20 मिनट ज्वाइन नहीं कर पाया तो टेक्निकल दिक्कत थी, तो इनेबल डिसेबल क्यों करेंगे? तो ओपन मंच है, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अपनी अपनी बात जाहिर कर रहे हैं, सब तरह के लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वाली बात है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हम। तो आपको लगता है उनको कौन से 8-10 प्रोडक्ट होने चाहिए जिसके ऊपर अच्छे से काम किया जा सके और लॉन्ग टर्म उनसे बेनिफिट लिया जा सकता है? सर देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ना कि बहुत कम प्रोडक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते जी जी हैं, जी। जिसमें सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है वो जीएसटी है। बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। जीएसटी आप ले रहे हैं ना, तो आईटीआर आपके पास अपने आप आएगा। किसी का टर्नओवर जीएसटी में 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तो अपने आप आपके पास इनकम टैक्स ऑडिट का क्लाइंट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब समझ एक रहे तो हैं? आपका आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी की रिटर्न्स जीएसटी फिर आपके रिटर्न्स पास हर मंथ आएगी। आपको मिलता है, जैसे हर मंथ आपको जीएसटी मिल रहा है। अब जीएसटी में आपको पता पड़ रहा है कि भाई क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ नोटिस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी कंसल्टेंसी हो जाएगी। प्लस अगर जीएसटी में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर गया, तो आपके पास एक इनकम टैक्स ऑडिट का और प्रोडक्ट आ गया। अब जब आप उसकी इनकम टैक्स ऑडिट कराएंगे तो आपके पास अकाउंट्स का वर्क भी आएगा। अकाउंट्स का वर्क आएगा एक जने से, तो आप उसके साथ साथ जितने फैमिली मेंबर्स उनके आईटीआर का वर्क भी ले सकते हैं। और आपसे एक कस्टमर सेटिस्फाई है तो उसकी लाइन ऑफ बिजनेस के जितने भी कस्टमर है ना, अगर वो 10 है तो 4 तो आपके पास आ ही जाएंगे। और ऐसा नहीं कस्टमर आते जाते रहता है, ऐसा नहीं कस्टमर चला गया तो दूसरा नहीं आएगा।
कभी भी ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना बिल्कुल एक बिल्कुल। गलती हो गई तो दो नहीं आएंगे, एक की गलती हुई, एक का काम आपने अच्छा किया है ना, तो आप अच्छी चीज को देखें, गलत चीज को ना देखें। बट गलत चीज को इग्नोर भी ना करें, उसको सोचें कि गलती क्यों हुई है, ताकि नेक्स्ट किसी क्लाइंट के साथ सेम मिस्टेक ना हो। तो मतलब जीएसटी एक अपने आप में बड़ा प्रोडक्ट है, आईटीआर अपने आप में एक बड़ा प्रोडक्ट है, टीवीएस का काम भी बहुत बड़ा है, और इन सब के अलावा जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट आप में रिपोर्ट का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है और ये हर मंथ। उसके अलावा आपने जी सर, आप कंटिन्यू करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपने बताया, जैसे इनके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाँ एक प्रोडक्ट अपने आप में। हाँ। और एक सबसे बढ़िया काम आपने हम्म। बताया कि अगर आपके पास नोटिस या इस तरह का काम आता तो आप लोकल मार्केट में जाके कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भी अच्छा काम कर सकते हैं और अपनी लोकल लाइसेंसिंग बना सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में भी आपकी सर जान एक्चुअली, पहचान बनेगी। क्योंकि देखिए क्या होता जी है, मैम। हाँ। आईटीआर भरना और जीएसटी भरना बहुत सिंपल थिंग होती है। आजकल क्या होता है, लोग ना यूट्यूब पे देखकर भी वो भरते हैं, उनको नॉलेज बेस नहीं होता, उनको क्या होता है कि ये फिगर आया ना, इसको एग्जाम्प्ट में डालना है। बट उसको एग्जाम्प्ट में क्यों डालना है, इसकी नॉलेज उनको नहीं होती है ना। बहुत सारे जने ऐसे भी होते हैं, वो यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे, क्योंकि प्रोफेशनल्स भी हैं अनप्रोफेशनल भी हैं। ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे एक वीडियो चलाया, सेम वीडियो हमें बता दिया कि मैडम ये तो हो रहा है। बट देखिए क्या होता है कि एक वीडियो बनाना और एक प्रैक्टिकल वर्क करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब आप नोटिस आंसर करते हैं ना, तो आपको एक नॉलेज लेवल बहुत अपग्रेडेड वर्जन में जाता है। अगर आप एक नोटिस आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 15 से 20 आईटीआर भरने जितना बढ़ जाता है। प्लस लोकलाइजनिंग है आपका, अगर एक क्लाइंट का अच्छा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है ना, तो आपके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ही आएंगे। मतलब लोगों की स्पेसिफिकेशन भी होता है कि वो सिर्फ नोटिस ही देखते हैं, उसके अलावा वो छोटे मोटे काम ही नहीं करते, या फिर स्क्रूटनी ही हैंडल करते हैं। बहुत सारे सीए ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स स्पेसिफिक होते हैं, जो एक ही प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सॉरी, बट एक ही प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, बट वो प्रोडक्ट में उनका बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ऐसा। जी मैम। जी मैम। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से 5-7 अच्छे प्रोडक्ट हैं जिन पे काम किया जा सकता है, और जब वैसे देखा आप जाए तो स्टार्ट वर्किंग करते हैं हाँ। ना, तो देखिए क्या होता है, बल्क आ रहा है, आप टीडीएस का काम कर रहे हैं, अगर 20 एम्प्लॉइज हैं तो 20 में से 10 भी आपके पास आ रहे हैं, तो आपका फिक्स हो गया एक टीडीएस का प्लस 10 क्लाइंट आईटीआर के। अब 10 जो है, अगर उनकी फैमिली है तो उसमें से 5-10 और बढ़ेंगे, तो आपकी एक चेनिंग क्रिएट होती जाएगी। और अगर उस डिपार्टमेंट में एक स्कूल है ना, तो उसके साथ 3-4 स्कूल जितने भी है ना, वो भी आपसे ज्वाइंट हो जाएंगे, अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल काम है, आप जितने ज्यादा क्लाइंट बनाते जाएंगे आगे, आप उनके रेफरेंस पे और उनके साथ कहीं ना कहीं लाइजनिंग बना के नंबर ऑफ कस्टमर हाँ तो बढ़ा ही सकते हैं। ये हाँ। चीज और और इस प्रोफेशनल में होता ही है यहाँ। अपना प्रोफेशन ही ऐसा है, और अभी नहीं, अभी तो अपना प्रोफेशन बहुत बूम पर है, बहुत बूम पर है, बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड आईटीआर। मतलब जीएसटी आईटीआर नहीं बोल रही, जीएसटी आया ना तो उसने क्या करा, सब चीजों को ऑनलाइन लिंक कर दिया। अभी बैंक में आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो आपके 26 ईयर्स में शो हो रहा है। जीएसटी में आपने कोई शो किया, इनकम टैक्स में शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपने कहीं शेयर्स में डील किया तो वो इनकम टैक्स में शो हो रहा है। आने वाले 2 साल बाद ना, तो हर चीज ऐसी होगी, एक पर्सन के पैन नंबर पे उसकी पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी आ जाएगी। तो अभी तो हमारा जो है ना, वो आने वाले 1-2 साल अब बहुत बूम पर चलने वाला है, जब तक मोदी सरकार है। और कहीं ना कहीं ये बात आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि इंटरनली कितने सारे अपडेट्स इनकम टैक्स जीएसटी बार बार कर रहा है, उसको फेस हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी लोगों को नहीं पता है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल होने वाली है, और जुड़ना प्रोफेशनल ही एक्चुअली पड़ेगा क्या हमको। है हाँ। कि देखिए काम इतना ज्यादा है कि सिर्फ अगर हम सीए वर्किंग को देखें ना, कि सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट्स उन वर्क को हैंडल कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि चेंज चलती है, अगर हमारे साथ में कोई, आप बीइंग टैक्स कंसल्टेंट वर्क करते हैं, बीइंग टैक्स प्रोफेशनल वर्क करते हैं, बीइंग चार्टेड अकाउंटेंट वर्क करते हैं, बीइंग एन एडवोकेट वर्क करते हैं, तो सब मिलकर ही कम्युनिटी बनाकर उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा भी कहीं नहीं होता, जैसे कई बार क्या हम लोगों के जो बीडीएम्स हैं या ब्रांचेस, उनको डाउट होता है, हम तो सीए ही नहीं है, तो हम डिपार्टमेंट में कैसे जाए। डिपार्टमेंट में सीए को स्क्रूटनी के लिए मैंडेटरी होता है, बट यहाँ कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आप सीए नहीं है तो आप डिपार्टमेंट नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम हम सीए नहीं है, हम कैसे जाएं। आप एक बार जाइए तो सही, वहां पर आपसे इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बात कर रहा है, आप जब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और एक बार आप जाएंगे ना, 2 केस निकलवाएंगे, 3 केस निकलवाएंगे, तो चौथी बार वो डायरेक्टली आपको ही फोन करेगा, उसको सीए की जरूरत भी नहीं, सीए की साइन उनको सिर्फ सीए सील साइन के लिए चाहिए होता है इन दैट केस। बट स्क्रूटनी निकली है, नोटिस है, तो उस केस में सीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नहीं, कुछ केसेस सीए से भी निकलते हैं, कुछ केसेस आप लोग डायरेक्टली भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर सॉल्व करवा सकते हैं। जी मैम। जी मैम। चलिए मैम, एक दो सवाल ले लेते हैं। एमडी
अजत जी है, अजत। उन्होंने पूछा मैं मुझे ITI कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए। तो सर ITI ट्रेनिंग के लिए आपको कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, सर अपना टिकट जारी करना सर पड़ेगा। जस्ट मिनट, मैं जी टिकट जनरेट भी किया हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं वो MD अच्छा असिस्टेंट अच्छा, बात कर रहा हूँ। हाँ 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 जी। मैं टिकट भी जनरेट किया हूँ सर, लेकिन ट्रेनिंग में मुझे 2 मरतबा मैं ट्रेनिंग के लिए जनरेट किया था, हाँ लेकिन हाँ। दोनों मरतबा सही ढंग से मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला। सर आपको अच्छा बेसिकली किसका ट्रेनिंग चाहिए? ITR हमारे सॉफ्टवेयर में लगाने का ट्रेनिंग चाहिए? आपको ट्रेनिंग किसका चाहिए? देखिए आपने जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जस्ट लगाया मिनट्स होगा ना। मैम, मुझे आज तक एक चीज नहीं समझ में आया। सपोज दैट मुझे 5 लाख के अंडर का ITR फाइल करना है, हम्म। तो उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके 8 लाख 9 लाख रुपीस तक के वो डाल देते हैं इनकम में। वो चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैंने पूछा भी कैलकुलेशन आप किस तरह कर रही हैं, तो अच्छा, मैं उन्होंने समझ गई। बताया आप ये नहीं कि बोल रहे इसको हैं कि डबल डाल देना है, ट्रिपल डाल देना है। अरे यार नहीं, डबल मैं कैसे डाल दूंगा? मुझे पता होनी चाहिए ना कि मैं किस लिए डाल रहा देख हूँ। अच्छा अब जस्ट मिनट, 5 लाख के अंडर का करना है और उनका ट्रांजेक्शन अगर 1 करोड़ से प्लस का अगर अकाउंट में है, तो फिर क्या कर सकते हैं? सर देखिए क्या होता है, अब 1 करोड़ से अबव है फिर भी आप 5 लाख दिखा रहे हैं, तो पहले फर्स्ट फेज पे तो हम भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने 1 करोड़ रुपए अगर बैंक से निकाला है तो एक हम्म, करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा हुआ होगा। ठीक हम्म, है, अब इसमें जो केसेस बने, जैसे अगर आपका कोई ई मित्रा का सेंटर है, CSC सेंटर है, कियोस्क हम्म, सेंटर है, मनी एक्सचेंज है, तो उनके इतने हम्म। ट्रांजेक्शन नॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ वो नॉर्मल है। कमीशन बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो जितना आप दिखा रहे हैं, जैसे 8 लाख 5 लाख आप दिखा सकते हैं। क्लियर? हम्म, बट क्लियर। अगर किसी का टर्नओवर इसके अलावा कोई बिजनेस करता है, जैसे कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस से 1 करोड़ रुपए निकला, फिर भी वो कह रहा है कि मेरा 10 लाख रुपए से आप सेल्स दिखा दो या 40 लाख दिखा दो, तो उसको नोटिस आने के रुपए तभी निकलेगा जब 1 करोड़ रुपए जमा हुआ। और 1 करोड़ रुपए जमा किसका हुआ होगा? या तो सेल्स का, या फिर किसी से आपने लोन लिया है। आप केस क्लियर कर दीजिए कि आपका सेल्स था या लोन था, आपका केस क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा। मैम और आप जो क्वेश्चन इनकम। पूछ रहे थे ना, 8 लाख क्यों कर देते हैं? ठीक है बताइए। हाँ बोलिए। नहीं नहीं बताइए ना आप। आप ये बोल रहे थे मैं 8 लाख क्यों दिखा दिया, 9 लाख क्यों दिखा दिया ना। वो क्या होता है, देखिए आप जो आइडिया दे रहे हैं ना, अभी 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो हमें ऐसे डेटा देते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे डेटा आता है ना कि भाई आप अपने हिसाब से भर दो, तो हमें जो लॉजिकली सही लगता है कि भाई लास्ट ईयर से इतनी इनकम बढ़ाकर शो करना चाहिए, या 26 में इतना दिख रहा था, हम उस अकॉर्डिंग भर देते हैं। बट अगर आपके पास एक एक्चुअल डेटा है, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं स्पेसिफिक हमें 17 लाख ही दिखाना है, तो हम 70 लाख भी दिखाते हैं। जैसे किसी का GST है, GST में उसने 18 लाख दिखा रखा था, हम उसको कभी 25 लाख नहीं करते, हम उसको 18 लाख ही दिखाते हैं। और कई बार केस ऐसे तो वो कहते 25 लाख दिखा दो, तो भी हम उसको एडवाइस करते हैं सब 20 लाख से ऊपर दिखा रहे हो, GST की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं ले रहे हो नोटिस आ जाए। ठीक है, हमारी छोटी फाइल 44 AD की फाइल होती, तो टर्नओवर अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है 1 लाख 2 लाख, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 8 लाख रुपए ना नॉर्मल होता है, हो जाता है। छोटी सी किराने की दुकान भी हम देखें ना, तो इतना टर्नओवर नॉर्मल होता है, 10 लाख 15 लाख तक का टर्नओवर नॉर्मल होता है। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं कि बहुत बड़ी आप रिस्क में फंस जाएंगे, ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं अपन। और एक ये रजनी GST कुमार का जी भी का क्लियर सर? रजनी कुमार जी का एक सवाल है। 18-19 का अगर कोई TDS हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं? जब रिटर्न फाइल बंद हो गया हो तो उसको हम कैसे रिफंड ले सकते हैं? तो एक बार आप इसके ऊपर ही बता दीजिए कैसे ले सकते हैं। सर देखिए एक सेक्शन होता है, सर एक सेक्शन होता है, सेक्शन 1192B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये हमने उसके प्रोडक्ट अंदर लिस्ट में भी ले रखा है शायद। कमिश्नरेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। नहीं सर, अभी क्या होता है कि इसके लिए आपको ऑफलाइन जाके ही अप्रूवल लेना पड़ता है, इसीलिए अपन ये प्रोडक्ट बनाया नहीं है। सिर्फ अपन क्या करते हैं, इसका एडवाइस दे देते हैं कि भाई ये प्रोसेस ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि इसकी एक एप्लीकेशन लगती है, लेकिन आपको अप्रूवल ऑफलाइन लानी पड़ती है। और उसमें एक है ना लोकल वैलिड लेवल पे रीजन होना बेनिफिट। चाहिए कि आपने, हाँ, और इसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने 18-19 की ITR टाइम से क्यों नहीं भरी थी। अगर आपका एक जेन्युइन रीजन होता है कि भाई आपको पता नहीं था, या फिर कुछ भी जेन्युइन रीजन होता है, तो इन दैट केस वो आपको अप्रूवल कर देते हैं। अप्रूवल करने के बाद आप ITR भर दीजिए, और ITR भरने के बाद में आपको रिफंड इशू हो जाता है। बट ये सारा ऑफलाइन प्रोसेस होता है, क्योंकि अप्रूवल ऑफलाइन मिलती है, वो भी कमिश्नर देता है। आपके वहां का कमिश्नर जहां बैठता है वहां से आपको अप्रूवल लानी पड़ेगी। चलिए मैम, हमारे साथ एक दीपक जी है। क्या दीपक जी है मेरे साथ महाराष्ट्र से? उनकी सवाल है, मेरे को उन्होंने पर्सनली बिहार से। व्हाट्सएप किया है। दीपक जी है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र दीपक जी, दीपक परमे जी। गौरव सुन पा रहे हैं आप?
गौरव, यस सर, दीपक जी है यहाँ पे प्रोग्राम में? बिल्कुल है सर। दीपक जी ऑनलाइन, प्लीज म्यूट ऑन करिए दीपक जी आप, अगर दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे तो। सर बोलिए। दीपक जी, जी जी, कैसे दीपक जी? जी 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 मैम, ठीक दीपक हूँ। फरमे जी आवाज है आ रही है मेरी? फाइनेंस। जी जी हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है सर। दीपक जी है महाराष्ट्र से है, पर्सनल व्हाट्सएप आया हुआ मेरे पास इनका, इनके सीनियर के थ्रू। सर हमारे साथ लास्ट 1 ईयर से वर्क कर रहे हैं, एक अच्छी फाइनेंस कंपनी सर की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर के पास में। 1992 से टैक्सेशन फाइनेंस अलग अलग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। लगभग 40 से 50 लोगों की फ्रेंचाइजी भी इन्होंने दे चुके हैं अपने एरिया में काम कर। और अच्छी बात क्या है कि इनके एरिया में जितनी फ्रेंचाइजी लगी है उनके अब तक के रिवॉर्ड बैलेंस भी लगभग लगभग लोगों के खत्म हो चुके हैं, या 50% 70% डन हो चुका है। तो सर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सर आप मैम से कोई सुझाव या कोई बातचीत करना चाहेंगे जो आपने बताया था, जो भी आप बात करना चाहते हैं? जी जी दीपक जी, क्योंकि जी ऑलरेडी आपने 30 सर, सारी मेरी फ्रेंचाइजी एक दी है। रिक्वेस्ट है हाँ। कि जैसे सर आपका आवाज जी, वॉइस नहीं आ रहा है दीपक जी। अब आ रहा है मेरा वॉइस? हाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट बार बार डिस्टरबेंस आ रहा है। अब आप बोलिए। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए एक बार। हाँ बार बार डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। हाँ सर, अभी ठीक क्लियर है, है, देख लीजिए बताइए। अभी मेरा आवाज अगर सही आता है तो मैं नेटवर्क, ठीक है, ओके। हाँ बोलिए मेरा बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए रिक्वेस्ट आप। है, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट भी है और मेरा एक सुझाव भी है कि जैसे मेरे पहले किसी साहब ने बोला था कि थोड़ी सी नॉलेज हमें चाहिए डीप में, जैसे कि कस्टमर केयर से सॉफ्टवेयर में कैसे आईटीआर लगाई जाती है या तो रिटर्न लगाई जाती है, ये बताया जाता है कि थोड़ा सा हमारे लिए आप ऐसा मैनेज करो कि वीकेंड में या तो हफ्ते में एक बार कोई वर्कशॉप 2 घंटे की 1.5 घंटे की चले, जिसमें स्पेसिफिकली अकाउंटिंग, आईटीआर कैसे बनती है, लॉस प्रॉफिट अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, जीएसटी रिटर्न्स में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, चैलेंजेस क्या क्या है, मार्केट्स में कैसी कैसी एडजस्टमेंट्स या तो कहाँ पे नोटिस आने के चांसेस होते हैं, या कंपनी आरओसी वर्क हो या तो ये जो वर्क है, मतलब जिसमें टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, ये अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट में कस्टमर से अप्रोच और उनको समझना और कस्टमर को अपने पास जोड़ लेना ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा आसान हो सकता है। ये जैसे कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं मीटिंग के लिए, तो हमारी बेसिक नॉलेज भी उतनी लेवल की होनी चाहिए जहाँ पे हम उनको सही तरीके से एडवाइस कर सके। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल इस पे विचार करेंगे। मैम क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सर इसके लिए मैं कहूंगी, देखिए आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला पार्ट होता है। अकाउंटिंग इन द सेंस कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, ठीक है। हम इसके लिए आपको जरूर करेंगे, बट देखिए क्या होता है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ नॉलेजेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से ना ब्लॉग्स आते हैं, कंटेंट्स आते हैं डिपार्टमेंट के, छोटे छोटे आते रहते हैं। अगर आप जीएसटी का जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स, तो आप उसको रीड करते रहे, ठीक है। आपने कुछ भी पढ़ा ना, आपको इतना डीपली नहीं सोचना, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप जब आप उसको एक नॉर्मली एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको 80% चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वेबिनार्स वगैरह का तो नोट कृष्णा कर सर लीजिए। अरेंज करेंगे ही सर ही, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ भी क्वेरी है, आप हमारी सपोर्ट पे एक टिकट जनरेट कर दीजिए, वी विल गिव यू दी एडवाइस रिगार्डिंग दिस। अगर आपको कुछ भी सजेशन भी चाहिए, आपने कोई नोटिफिकेशन पढ़ा मैडम इसका मतलब क्या है, तो यू कैन जनरेट अ टिकट ऑन आवर सॉफ्टवेयर विद दैट रेफरेंस। आप रेफरेंस लिख दीजिए, फिर हम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ जो हमसे पूछा है, हमें भी उसका कुछ डीप नॉलेज लेना हो या उसमें कुछ करंट नोटिफिकेशन हो, तो हम उसको रीड आउट करके ही आपको कॉल करेंगे। तो इससे नहीं मेरा क्या मैडम, है कि आपको क्या क्वेश्चन आए वो क्लियर भी हो जाएंगे। नहीं मेरा दीपक जी, मेरा मैं, मेरा हाँ ये दीपक जी। कहना नहीं था कि जी, मेरा 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 रिक्वेस्ट ये था, या तो मेरी डिमांड ये थी, मान लो कि एक जनरल एक कोर्स बना दीजिए, या तो जनरल कोई ट्रेनिंग शेड्यूल आप बना दो, जिसमें एक टेंटेटिव नॉलेज जो है आईटीआर, अकाउंटिंग, जीएसटी कैलकुलेशंस इसकी, और सेक्शन वाइज थोड़ा, जैसे कि अभी मैं अपने जोन में जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैंने अपने जोनल ग्रुप जी पे तो मैं सारी जगह से टेक्निकल नॉलेज खींच खींच के पढ़ के उसका पीडीएफ बना के या तो वीडियोस बना के तो हम डाल देते हैं। लेकिन जब सीए के थ्रू कोई ट्रेनिंग होगा, अगर आपके कंपनी के सीए के थ्रू हाँ कोई उसके लिए शेड्यूल ट्रेनिंग होगा, तो ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी।
और हमारी नॉलेज ज्यादा वेल सेटल्ड हो जाएगी। दीपक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये उसी का ही पहला प्रयास है। ये जो भी अभी आज का कार्यक्रम है ना, ये उसी का ही पहला प्रयास है, और ये शुरुआत है, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करके कोशिश करेंगे सवालों को लिया जाए और नॉलेज पार्ट कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर अपन काम करें। हाँ, और FAQ और सेशंस में भी जा एक और सकते हैं। चीज, एक और दीपक जी एक बात और है कि जो आपकी अब तक 30-40 ब्रांचें हैं या आपने खुद ने काम किया है और उन्होंने अपना रिवॉर्ड बैलेंस खत्म किया है, उन्होंने अपना अर्निंग पार्ट बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं अपने एरिया में अपनी एक पहचान बनाई, सेटअप किया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम ने कहीं ना कहीं कोऑपरेट किया है, तभी जाके ये सब चीज संभव हो गई, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल जी, ये तो बात एक बहुत बढ़िया सी बात है कि मेरा तो मतलब सेटिस्फेक्शन तो है ही है। कुछ दिक्कतें छोटी बड़ी आ जाती है टाइम बीइंग, तो गौरव सर है आपसे भी बात होके वो रिजॉल्व भी। ये तो पूरी देखा मैंने कि कोई वर्किंग कैपिटल नहीं लगता इस इंडस्ट्री में, और इसमें नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। तो काम करते समय मैं किसी और पे निर्भर रहूं, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपने तरीके से उसको 99% यहाँ रिजॉल्व करूं और आपसे अप्रोच करूं, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। बाकी बेसिक जो कंपनी से जो सॉफ्टवेयर की अंदर प्रोडक्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के काम करे तो दिक्कत नहीं आ रही है। कभी कभी हो जाता है एक आधे प्रोडक्ट में बनने में लेट हो जाता है, तो पहले पहले तो हो जाता था आगे पीछे, बट जब से गौरव सर की हेल्प ले रहे हैं, अगर कुछ लेट होता है उनको कनेक्ट करते हैं तो सुझाव आ जाता है और काम भी हो जाता है। बाकी थोड़ा ये है कि कस्टमर केयर में हम अगर किसी प्रोडक्ट का नॉलेज हमें नहीं है और हम उसे कनेक्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों से हमें उसको समझाने में और हमें समझने में कई एक बड़ी गैप है, तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम गौरव सर से ही कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी और गौरव सर ओवरऑल कहीं ना कहीं सप्लाई कनेक्ट, जो है बहुत बढ़िया है। गौरव सर कनेक्ट करके कहीं ना कहीं रिलेटेड टू डिपार्टमेंट से बात करा 100 के और उस पर्टिकुलर काम को डन करवा देते हैं, राइट? और ये एक तरीका होता है, 100%। सारे बीडीपी जो सीनियर है जो अजमेर बैठते हैं वो यही करते हैं। तो दीपक जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि आप महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम करेंगे, और नो डाउट कर रहे हैं, है कि नहीं? और आपने एक एज ली है और कहीं ना कहीं आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो उसको बढ़ाइए सर, और दीपा मैम की हम सेवाएं ऐसे लेते रहेंगे सर। तो थैंक यू दीपक जी। तो मैम बेसिकली जी बिल्कुल। जो मोटी मोटी बात आ रही है वो यही है कि भाई हम नॉलेज पार्ट को और बढ़ाएं, नॉलेज पार्ट को हम साउंड करें, ताकि हम खुल के काम कर सके और अच्छे से काम कर सके। हमें पहले से ये पता चल जाए कि किस तरह के सवाल आएंगे, किस तरह की चीजें रहे, तो हम आगे जाके उसके ऊपर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेनिंग की भी। जी सर, अपन इसके लिए FAQ सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें इनसे हम लोग पहले ही क्वेश्चंस ले लें कि आपके बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं, तो अपन छोटे छोटे लेवल पर इसको स्टार्ट करके फिर इसको ग्रैंड लेवल पे ले जाए। पहले इनिशियल लेवल पे अपन थोड़े थोड़े इनसे क्वेश्चंस मंगा लें, सभी ब्रांचेस से, BDP से, जो उनके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहा है, अपन FAQ सेशन ऑर्गेनाइज करके फिर एक नॉलेज बेस्ड पार्ट पे अपन आगे बढ़ सकते हैं, ताकि अपन हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर उनका डिस्कस करके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मतलब जैसे 10 क्वेश्चन आए, 10 के 10 नोटिस आंसर के थे, तो उस दिन हम लोग टॉपिक ही नोटिस आंसर का रखें, या इनकम टैक्स का है तो जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वैसा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और हाँ, उसके मतलब अलावा 4-5 रही ट्रेनिंग अलग की, अलग वही टॉपिक वाली पे बात, रखे। जी जी हाँ जी। जैसे वही CC वाली बात है, तो सर ट्रेनिंग्स हम लोगों की रेगुलर अपडेट्स होती हैं, जैसे आप लोगों को हम लोग यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी हमारी जितनी भी टीम है उनको अपडेट किया जाता है। तो ऐसा कहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्टरी ना लगे, बट हम हमारी टीम को भी उतना ही अपडेट करते हैं जितना डिपार्टमेंट हमें अपडेट करता है। नहीं, अगर नहीं दे रहा है या डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहा है, अगर वो जवाब प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो हमें उसकी कंप्लेन सर करनी अपने चाहिए, पास आगे सपोर्ट बात का करनी पैनल चाहिए। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बात सर करनी अपने चाहिए, पास बताना सपोर्ट चाहिए। पैनल है, आप सपोर्ट पे बिल्कुल डाल सकते हैं अपनी एक एडमिन की ऑनलाइन टैक्स वाली आईडी भी, आप उस पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, बिकॉज जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हमें नहीं पता पड़ेगा मिस्टेक किस पार्ट पे हो रही है, टीम के पार्ट पे हो रही है, कम्युनिकेशन पार्ट पे हो रही है, नॉलेज पार्ट पे हो रही है। तो जब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएगी हम उनका सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। तो मैम एक फाइनल आपकी तरफ से एक फाइनल लाइनअप के, वैसे आपने बहुत सारी बातें बताई है जो कि अगर इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली सबको फायदा होगा,
और करना ही पड़ेगी। और दीपक जी ने एक अच्छी बात कही कि इसमें कोई काम करने समझने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं लगती है, तो बेसिकली नॉलेज पार्ट है, जितना आप बढ़ाएंगे उतने अपने काम को बढ़ा पाएंगे आप। तो एक लास्ट और विमलेश जी आपको तो वन क्वेश्चन प्लीज। एक विमलेश जी का मैसेज आया है, मोस्टली आप देख सकते हैं हम आपका सपोर्ट पे हर काम सॉल्व करते हैं। मतलब आपके साथ तो ऐसा मेरे हिसाब से कभी इशू नहीं आया होगा कि आपकी कोई क्वेरी सॉल्व ना हुई हो, बिकॉज अच्छा, हम विमलेश लोग को ऐसे जैसे आपके केसेस भी विमलेश जी से हम लोगों की बात होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि उनकी जी जी जी। कभी सॉल्व नहीं हुई हो। मोस्टली सपोर्ट पे हम लोगों को क्वेरी भेजते हैं, इसीलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपा मैम के अंडर में काफी सारी अच्छी बहुत बड़ी टीम है, तो मैम को जानकारी रहती है इन सब चीजों की, और आज टाइम निकाला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच है और उसको हम जारी रखेंगे। निश्चिंत रहे। आप कुछ पूछ रहे थे, पीछे से कोई बात कर रहे थे। जी बोलिए सर, बोलिए। सर इमरान जी बात कर रहे हैं। जो वेब हाँ, इंफॉर्मेशन आप लोग प्रॉपर सबको नहीं देते, हमें किसी थर्ड पर्सन से पता चला कि वेबिनार चल रहा है। कौन कौन बात कर रहे हैं सर? शुभ नाम? इमरान बोल रहे हैं कानपुर से सर। कानपुर से बोल रहे हैं। कौन आपके बीडीबी, कौन आपके? सर मिस्टर विवेक शर्मा। मिस्टर विवेक शर्मा। विवेक शर्मा। हाँ जी हाँ, सर। जी दूसरी जी। बात ये है कि इधर तो जीएसटी में जो आपको किसने बताया? विवेक शर्मा नहीं बताया आपको? नहीं, हमारे ये कानपुर के एक क्या बोलते हैं सिटी लेवल के हैं, उन्होंने बताया कि मीटिंग चल रही है, तो हमने ज्वाइन किया। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, इसका देखेंगे, विवेक से बात करेंगे। भाई क्यों नहीं बताया आपको? अभी क्या सवाल क्या बताइए, आप जल्दी से पूछिए, थोड़ा समय कम है। हाँ, सवाल ये है कि जीएसटी है, आईटीआर है, टीडीएस है, इसमें कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा है तो आपको इंटीमेशन तो आती है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग फौरन ऑर्गेनाइज कराइए। सर देखिए हम लोग ना इसके लिए आप है ना, अगर हमारा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, हम हर महीने की जो भी डेट्स हैं, नए चेंजेस है, वो हम सॉफ्टवेयर पे देते हैं। प्लस अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है तो हम उसको वाया मेल भी पहुंचाते हैं। अब अगर आपकी कोई मेल आईडी ही अपडेट नहीं है तो वो फिर प्रॉब्लम होता है, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेल आईडी अपडेट है या नहीं है। नहीं, वो सारा देख लेते हैं, बट आप भी चलिए, वॉइस में ये बहुत सब दिक्कत चीजें आ रही है हैं, तो आपकी। ये आपको थोड़ा सा जी, हेलो, तो ये आपका सब वॉइस नहीं आ रहा प्रॉपर आपका। इमरान जी को हमने सूचना की थी, कर्मेंद्र, हम है ना यहाँ पे कर्मेंद्र। सिटी में। हाँ हाँ, कर्मेंद्र जी हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी सिटी है, आपकी ब्रांच है, तो आपको जिम्मेदारी देनी है आपको। लेकिन अच्छा किया आपने, अच्छा प्रयास किया। और क्या चल रहा काम आपका? सर हमारा तो सही नहीं चल रहा, लेकिन सर का सही चल रहा है। हेलो, लेकिन आपका हम सही भी क्यों नहीं चल करेंगे रहा है? आवाज आ रही? अभी हमारे पास कुछ। आपका सही क्यों नहीं चल रहा है? आप चला नहीं रहे हैं, यहाँ से नहीं चल रहा है, असल में हम सर जॉब करते हैं ना, तो हम चला नहीं पा रहे हैं। चलाने के लिए तो- कुछ नहीं हमारे लिए। सर तो टीम रख टैक्स में लीजिए, की तो काम गलती आपको नहीं तो है। करना ही नहीं है। नहीं, और सर आपको तो टीम रखनी है, काम लाना है, टैक्सी सारा काम आपको करके देगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है। कर्मेंद्र जी बहुत प्रोफेशनल पर्सन है, ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। कर्मेंद्र जी शुरू करिए काम को, आपसे मुलाकात हुई है मेरी, शुरू करिए काम को आप, तभी तो बिल्कुल अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वहां पे। ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डन सर। तो मैम सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए सर, लास्ट। हाँ जी सर। समय कम। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, ना? हाँ हम बोलिए दीपक सर। मित्तर बिहार से बोल रहे हैं सर। हाँ, सर ये पूछ रहे जी थे कि सर। अगर किसी का फर्स्ट टाइम अगर आईटीआर फिलअप होता है तो उसका बैलेंस कैसे होता है, कि उसका 2 लाख का करना है, 4 लाख का करना है, 6 लाख का करना है? बैलेंस बोले तो देखिए, जब आईटीआर फर्स्ट टाइम कितने का अपन भरना है? आईटीआर भर रहे हो। जी सर, उसका हाँ। बैलेंस कैसे निर्धारित होता है कि आईटीआर उसका मैडम कितने का बताइए। फाइल करना है सर? देखिए सर, अपन हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए क्या है कि अगर आपको किसी लोन के लिए, लोन के पर्पस के हिसाब से आप फाइल बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आप कितने की भी बनवा सकते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की भी बनती है, 5 लाख की भी बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप किसी इनकम को छुपा रहे हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप इनिशियल लेवल पर जैसे किसी लेडी की फाइल बना रहे हैं जो कि पर्टिकुलर हाउस वाइफ है, तो आप उसकी फाइल 2-2.5 लाख से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेल पर्सन है और उनका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है बट वो आईटीआर फर्स्ट टाइम भरा रहा है, तो आप उसको 4, 4.5 लाख, 5 लाख तक भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, थैंक यू मैम।
ठीक है, अपने को ये देखना है कि जो पर्सन है उसको आप ये दिखा रहे हैं कि 5 लाख की इनकम है, तो इज ही एबल टू जनरेट द इनकम ऑफ 5 lakhs? अब कोई हाउसवाइफ है तो इज शी एबल टू जनरेट द इनकम ऑफ 5 lakhs? इफ शी हैज द वर्क ऑफ बुटीक और एनी ब्यूटी पार्लर तो शी कैन डू दैट वर्क। बट हमको पता है इंटरनली कि हम इसकी फाइल ऐसे ही बना रहे हैं, तो आप 2-2.5 लाख से स्टार्ट कीजिए, जिसको लास्ट 3-4 लाख तक ले जाइए। बहुत हैवी भी मत दिखाइए, बहुत कम भी मत दिखाइए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। आपका हेलो एक बहुत ही भूपेश कीमती जी, समय है सुधाकर वो। बात कर रहा हूँ। हेलो भूपेश जी, कहाँ से सुधाकर बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा। हेलो भूपेश जी, हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं सुधाकर जी? जी सर सुधाकर बताइए, नागपुर से, आवाज आ रही है नागपुर आपकी। से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे एक टीडीएस के बारे में पूछना है। अगर अपन सिर्फ टीडीएस का ही काम कैसे ले सकेंगे? अगर उनके पास सारा वर्क है, वो अगर किसी सीए को दे के रखा है, तो सिर्फ अपन सिंपली उसका टीडीएस का वर्क कैसे ले सकेंगे? सर सिंपली टीडीएस नहीं होता है, टीडीएस अपने आप में एक डिपार्टमेंट होता है बहुत बड़ा। आप समझ रहे, टीडीएस की कंप्लायंस अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसके लिए आप एक बंदा भी आवाज कट हायर। रही है सर हमारे यहाँ मेरी प्रॉपर आवाज, हाँ मैम, हमारे आपकी आवाज आवाज बराबर, कट रही है। हमारी आवाज बराबर आ रही है? एक बार आपके वहाँ चेक करिए प्लीज। हाँ बोलिए मैम, बोलिए आप। सर हाँ देखिए मैं क्या होता है, टीडीएस है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मतलब Yes. अगर हम बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें ना, तो टीडीएस क्या होता है, हर महीने आपको उसका चालान जमा कराना है, हर 3 महीने में उनकी रिटर्न्स भरनी है, अगर किसी का पैन नंबर गलत चला गया तो उसका अपडेशन करना है। तो टीडीएस ना अपने आप में इतना बड़ा सेगमेंट है कि वो पूरा का पूरा आउटसोर्स हो जाता है। मतलब सैलरी वाला एक जना देख रहा है, टीडीएस का पार्ट एक जना देख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि टीडीएस वाला पार्ट आपके पास नहीं आ सकता, केवल टीडीएस वाला पार्ट भी आपके पास आ सकता है। नहीं, क्योंकि क्या कैसा है, होता अगर है किसी कि ऑफिस का अपन ये काम कर आपकी रहे हैं, लाइसेंस का है। सुनिए ना, किसी ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके पास 10 एम्प्लॉय है, उसका अलग टीडीएस का डिडक्शन हो रहा है, ऑलरेडी उसने सीए के पास दे के रखा हुआ है, तो फिर अपन कैसा उसका काम ले सकते हैं तो वो तो टीडीएस? फिर सर किसी की फाइल, सर देखिए वो तो किसी की फाइल तोड़ने वाली आप बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर नहीं, आपको तोड़ने टेकी वे वाली से ही नहीं है, तोड़नी वही पड़ेगी। तो मैं ये क्योंकि तो सी मैं अगर ट्रिकी मैम वैसे एक नहीं, मिनट, मेरा मैम मतलब मैम ये हुआ है। ना, अगर किसी प्रोफेशनल दीपा मैम, एक मिनट मैम, देखिए क्या है, आप जी जो सवाल कर रहे हैं क्रॉस मार्केटिंग का सवाल है कि अगर कोई सीए से काम करा रहा है और वो क्वार्टरली 500-1000 रुपए उसको दे रहा है, अगर आपको वो काम आपको लेना है तो देखिए दो चीजें हो सकती है। जिस संस्था से लेना चाहते हैं उसका, उसके साथ आपका लाइसेंसिंग कैसा है, पहला। दूसरा, जो सामने वाले को दे रहा है, क्या उसको वो जितने पैसे दे रहा है आप क्या कम में कर सकते हैं तो भी आपका प्रॉफिट निकल रहा है। तीसरा, आप उसको और बेनिफिट क्या दे सकते हैं, जैसे लाइक फैसिलिटी कि मैं आऊंगा, मैं आके आपको सारा समझाऊंगा, सब बताऊंगा, और जब लास्ट में 4 क्वार्टर रिटर्न भरने के बाद जो रिटर्न फाइल भरी जाएगी उसके पैसे भी मैं आपसे इतने लूंगा, मैं आपको ये दूंगा, तब जाके वहां पर आपसे वो व्यक्ति लाइसेंसिंग करके वो आपसे भरवा सकता है। नहीं तो पर अगर लेकिन इसको सर तो अपने को तो पूरा काम ही लेना पड़ेगा उसका वाला, अगर लेना पूरा है तो। काम, मैं पूरे काम की तो बात कर रहा हूँ, मैं भी अलग काम की हाँ नहीं बात कर रहा हूँ। वही तो, हाँ, क्योंकि तो मैं अगर ये उसने कहना ऑलरेडी चाह रहा उसका हूँ, काम चालू है तो उसका काम पूरा अपने को उठाना पड़ेगा, तभी अपने को उसका वाला टीडीएस का या फिर आईटीआर का काम तो मिलेगा। उसमें टैक्स में कुछ नहीं करेगा, उसमें आपकी लाइसेंसिंग वो काम करेगी वहां पे कि आप कितने में ओके। सस्ते में काम करेंगे, आपकी क्या लाइसेंसिंग है, आप क्या बेनिफिट देना चाह रहे हो, उसको क्या फैसिलिटी देना चाह रहे हो, लास्ट में जब रिटर्न फाइल करोगे तब कितने पैसे लोगे या उसी बजट के अंदर आप भर के दे दोगे, इन सब चीजों की वजह से वो अट्रैक्ट होकर आपको काम देगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, राइट सर? हाँ, तो मेरा उसके लिए मेरा भी आपको, सर मैं कहना हाँ, वही है, अपन तो कम में कर लेंगे या फिर जो उसको अपन पूछ भी लेंगे कि बस भाई अपने तेरा वाला काम इतने में हो रहा है, मैं भी उतने में ही करके दूंगा। बट क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी मेरा काम मेरे सीए को दे के रखा हुआ है, वो मेरा पूरा बिजनेस संभाल रहा है, वो मेरे वाले हर काम, मेरे टीडीएस से लेके सैलरी से लेके मेरा वाला फॉर्म 16 से लेके ऑलरेडी उसके बाद बैलेंस शीट तक उसका ऑलरेडी फाइनेंस है, हाँ, उसका हाँ, तो फाइनल क्या जो चाह, भी है। तो उसमें उसमें आप हमारी मेरा क्या कहना मदद चाहते ये हैं, ये है, बताइए। हाँ हाँ मेरे हाँ, कहने का ये मतलब है कि आपका अपन अगर किसी का काम पूरा का पूरा लेते हैं तो उसमें मेरे अपने को हेड ऑफिस की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है कि अपन उससे उसका काम ले सके, मुझे ये चाहिए कि उसकी कैसा करना चाहिए। हमारे यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी आप उसका काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप अलग अलग काम के अलग अलग ऑर्डर लगाएंगे, पूरी ट्रेनिंग लेके आप काम कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट दे सकते हैं, उस काम की पूरी नॉलेज पार्ट लेके आप, अगर वो आपको आपसे कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप सब कुछ उनको दे सकते हैं। 1-2 बार जब आप कर लेंगे तो आपको खुद को पूरी स्टेप पता चल जाएगी कि ये काम इस तरीके से होता है, इसको अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं।
आप सपोर्ट टिकट जारी करके पहले पूरा सीख सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं क्या क्या सर, वो तो डॉक्यूमेंट्री लेनी ट्रेनिंग का है। पार्ट हो गया सर, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट हो तो गया। अपन और जब क्या टिकट सपोर्ट दे जनरेट सर? करके, मेरा सब कहने का मतलब सिर्फ सिंपली इतना ही है कि हाँ। मुझे उसका बिजनेस पूरा उठाना है, तो एज मैं कैसे उठाऊं? सर देखिए, मुझे मैं दीपा बताती मैम हूँ। आप, हाँ देखिए हाँ, सर ने जो कही ना क्रॉस मार्केटिंग, वो आपकी है। देखिए क्या होता है कि किसी नहीं की पैसे का फाइल पार्ट छोड़ को दीजिए, लाना, उसको सर्विस किसी की सर्विस अपन खुद देंगे, पैसे का पार्ट छोड़ यहाँ दीजिए, से, पैसा अपन सेम लेंगे। सिर्फ नहीं अपने को पैसा कैसा नहीं है कि बता उस, रही, मैं भी आपको बता रही हूँ हाँ सर क्लाइंट कुछ कह का रही, मैडम कुछ कह रही, सुन ली, थोड़ा समय कम अपने नहीं पास सर, में। देखिए क्या ये मैडम कुछ कह क्या रही है, होता सुनिए है, आप। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए आप, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक फाइल दूसरे के पास डाइवर्ट तभी होती है जब या तो आप में कुछ एक्स्ट्रा हो जो उस सामने वाली पहले वाले पार्टी में नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर वो सीए हैं तो हो सकता है उनका कोई, आप ऐसा है तो कोई लूज पॉइंट देखिए, या फिर कोई ऐसी सर्विसेज बताइए आप उनको कि वो सीए ना देता हो, या आप नहीं उनको ये मैम, भी बोल सकते हैं पूरी फाइल लेने की जगह हम कहते हैं नहीं कि भाई टीडीएस का काम आप मुझे देकर देखिए, हम आप अरे सर तो देखिए यही पूरी फाइल यही निकालना ना तरीके बड़ा हैं मुश्किल होता है। मैं तो क्रॉस सच बात बता मार्केटिंग रही हूँ, कर। मैं ऐसे बात भी नहीं करती है ना, हाँ हाँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर किसी की फाइल को आपको लाना है तो या तो आप इतने अपग्रेड हो जाए कि फाइल अपने आप खिंच के आपके पास भी सामने वाले में, जो कि गलत है, लिटरली गलत है, बट या तो दूसरी कंपनी ऐसी ढूंढे कि सर नहीं आपने उससे काम कराया, ये गलती हो गई है, अब आप फाइल मुझे दो। नहीं नहीं तो नहीं नहीं चलिए, नहीं नहीं, मेरा थैंक यू काम मैम, वो नहीं थैंक है यू। ना, सर। मेरे देखिए अकॉर्डिंग देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए गलत है, मैम अरे फर्स्ट मैम, सर एक आप, एक मिनट एक मिनट एक सर मिनट सिर्फ एक समय मिनट, समय नहीं है सर, सर समय एक नहीं मिनट है। एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट, सिर्फ मुझे एक ही कहना है। देखिए अभी ऑलरेडी कोई बिजनेस संभाल रहा है, अगर आपको, मेरा दोस्त है वो मुझे बिजनेस देना चाहता है, सोचिए उसको उसको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो मुझे अपना आप बिजनेस, नहीं, आप ले लीजिए ना तो सर। मुझे वही तो चाहिए कि मुझे उसके लिए उससे क्या महीने का ऐसा सपोर्ट देना है सर मुझे। उसमें देखिए तो यूजर, यही तो बता रहे हैं सर, आपको यही तो बता रहे हैं सारी चीजें, इसके चलो बाहर ठीक है, कुछ मैं नहीं आगे है। में ट्राई, सबसे पहले तो हाँ इससे बाहर कुछ नहीं। जिनकी फाइल आपको लेनी है ना, आप उनसे बैठे, उनसे बात करें, 2-3 मीटिंग करेंगे ना, नॉलेज लेवल अच्छा है या ये मेरा काम अच्छा संभाल सकता है, तो वो अपने आप आपको 6 महीने बाद अपनी फाइल अपने आप दे देगा। और ऐसा कहीं तो वो जरूरी बात, नहीं है, जो वर्क है दूसरी एनओसी वगैरह जी लेने जी, का, वो सारा काम बैक एंड पे चलता है, आप फ्रंट एंड पे उनकी फाइल ले सकते हैं। अच्छा वही पूछ रहा था मैं कि अगर चलिए हम उसके मैम। लिए उसका थोड़ी काम मेहनत ले तो करनी अपने को पड़ेगी। उसका सपोर्ट, नहीं मेहनत की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका काम लेना है तो अपने को उसको पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा, यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर, मिलके क्योंकि देंगे देखिए बहुत एज सपोर्ट सपोर्ट। मिलता और है ना आपको। जीएसटी, मैम एक मिनट, जीएसटी आने के बाद मोदी जी ने रास्ते सारे क्लियर कर दिए हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी से भी कंसल्टेंसी ले सकता है, उसको वहां से एनओसी एनओसी लेने का कुछ भी नहीं है। आगे जाके ओटीपी ओटीपी चेंज करके, पासवर्ड चेंज करके आप सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत हाँ करनी बट अगर पड़ेगी, ये भी एक तरह का प्रोफेशनल काम है। क्रॉस मार्केटिंग करना भी अपने आप में एक प्रोफेशनल काम है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला थैंक यू सर। और ये समय आपने थैंक यू दिया। थैंक अगली यू बार फिर जुड़ेंगे थैंक हम, यू दीपा मैम। और हमें अच्छा लगा। थैंक यू मैं सर। उम्मीद करता हूँ सबको नॉलेज कार्ड बड़ा होगा। मैं फिर आपकी सेवाएं लूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम जी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दीपा मैम का आज हमें ये सेशन मिला है, और काफी सारी चीजें हमें जानने को मिली है, और ये एक महज शुरुआत है। मेरे अगले 86 प्रोग्राम के अंदर मैम की मैं और इस तरह के प्रोग्राम लूंगा मैं, और कोशिश करूंगा मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं पर्टिकुलर किसी 1 2 3 प्रोडक्ट के ऊपर, या जैसे जीएसटी हो गया तो जीएसटी, या इनकम टैक्स हो गया तो इनकम टैक्स, उसके ऊपर पहले से ही आपके कोई एफएक्यूज होंगे, कोई प्रैक्टिकल सवाल होंगे, वो मैं लेके रखूं, ताकि एक एक का सवाल वहां जवाब दे सके, और उसको अपन कंटिन्यू कर सके और सेटअप कर सके, और अच्छे से हम इस प्रोग्राम को इंटरटेन कर सके। और जब हम काम करते हैं तो देखिए समस्या सब जगह आती है, क्योंकि काम करने के लिए एक सिस्टम, मशीन काम नहीं करती, सिस्टम लोग काम करते हैं। और कहीं पर भी अगर, चाहे कस्टमर केयर हो, चाहे ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, सप्लाई डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स हो, लीगल हो, किधर से भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप उसकी कंप्लेन करिए, सपोर्ट पर टिकट जारी करिए, बातचीत करिए, बताएंगे, तभी समझ में आएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। और मैं आपके सभी यहाँ पे जो बीडीपी है उनको कहूंगा, वो इन सभी को, जिसको भी दिक्कत है, उसको सजेशन फॉर्म प्रोवाइड कराए, ताकि कमेटी मीटिंग जब होती है तो मैं उस सजेशन फॉर्म में जो कंप्लेन है उसको वहां रख सकूं। चलिए अगला जो मेरा कार्यक्रम है, मेरे साथ में है
मिस साक्षी है जो एज ए ट्रेनर है और काफी अच्छी प्रोफाइल उनकी है। लास्ट 2 ईयर से मेरे साथ वो फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग दे रही है। आप में से काफी सारे लोग हो सकता है उनको जाने, और उनका एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके बैचेस बनते रहते हैं। वो प्रैक्टिकली खुद भी काम करती है, काफी सारी ब्रांचों से कनेक्ट रहती है, और उसके अलावा अकाउंट्स और अलग अलग सेगमेंट में भी उनका कहीं ना कहीं अच्छा रोल है। तो क्या रुचिता साक्षी हमारे साथ में है, ताकि हम यस सर। उनके भी एक्सपीरियंस को ले सकें? जी मैम। यस सर। साक्षी है? यस सर। जी मैम। तो साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर, और मैं थैंक यू सभी सो की मच ओर सर। से आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, और मैं आगे का जो कार्यक्रम है वो आपको ओवरव्यू करता हूँ। मैम जी, स्टार्ट करिए मैम जी। Okay, thank you so much, sir. Good evening all, and I hope अभी तक का जितना भी सेशन हुआ है आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, और बहुत सारे आपके डाउट्स और जो टेंशन डर है वो क्लियर हो गई होंगी। तो मैं साक्षी सिसोदिया आप सभी के साथ अब इस सेशन को आगे लेकर बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे सेशन शुरू करने से पहले मैं एक लाइन आप सभी को बताना चाहती हूँ कि देखिए, इनकम टैक्स पढ़ना बहुत कठिन है। जी हाँ, इनकम टैक्स पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन इस फील्ड में काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। यही जानकारी हमारे पास नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम सभी डरते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी सीए से पूछ लीजिए कि इनकम टैक्स में काम करना बहुत कठिन है क्या, तो वो सभी ये बोलेंगे नहीं, कठिन नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान की हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। वो मोटे मोटे समुद्र जैसी किताबें पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं होती है, जब हमें काम करना होता है। ठीक है, तो और दूसरा फायदा, टैक्सवे के साथ जुड़कर जब आप इस फील्ड में काम करेंगे और इस फील्ड में जमे रहेंगे तो ये काम और भी ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। ये संभव है, क्योंकि टैक्सवे के साथ जब आप काम करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस इनकम टैक्स के काम को आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला योगदान हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी हमें कस्टमर्स लाके देंगे और उनसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने जितना ज्ञान हम आपको दे देंगे, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको हमारे तक पहुंचाना है। फिर उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या काम करना है, कैसा काम करना है, क्या कमी पेशी है डॉक्यूमेंट्स में, काम अल्टीमेटली क्या सबमिट करना है, वो सब टैक्सवे टीम की जिम्मेदारी है। तो ये आसान काम आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, टैक्सेशन फील्ड का ये जो काम है, चाहे आप जीएसटी ले लीजिए, चाहे इनकम टैक्स ले लीजिए, इसमें एज अ ट्रेनर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ब्रांचेस को लेकर यही होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स का बहुत ज्यादा कुछ ज्ञाता बनने की जरूरत है। बट मेरी मानिए, जब वो ये 2 दिन की ट्रेनिंग हमारे साथ लेते हैं तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैम ये तो बहुत आसान था, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट समझने जितनी जानकारी लेनी होती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्योंकि आपको हम उतना सिखाते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इतनी बात करने का कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस लेके आ जाए कि आपको उनसे डेटा कैसे लेना है, आपको सिर्फ इतना सीखना होता है और बिजनेस आपका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और यही ट्रेनिंग हम हमारे 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में कंडक्ट करवाते हैं। हमारा पूरा फोकस आपको ये बताने के लिए होता है कि इस फील्ड में क्या क्या शब्द होते हैं जो बहुत कॉमन है, जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब क्लाइंट उन शब्द का प्रयोग करे तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सके कि अच्छा, इस शब्द का कनेक्शन इस पर्टिकुलर काम से होता है, और आप उसे अपना कॉन्फिडेंस बता सके कि आपको ये काम आता है। अपना जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैं खुद सीए की आर्टिकलशिप करी है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब सीए ऑफिस में हम काम करने जाते हैं तो कोई भी सीए आपका आईटीआर भरता ही नहीं है। वहां पे बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, हम आर्टिकल्स होते हैं, जिसने इनकम टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं होता है, और हमें फाइल करना होता है रिटर्न। तो हम कैसे करते हैं? कोई भी प्रैक्टिकल काम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको उसका ज्ञाता होना, उसका ज्ञान बटोरना आवश्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी घर में हमारा कोई बल्ब खराब हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो आपने कोई इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज ली होती है क्या? बट वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने किसी को करते हुए देख लिया है, किसी ने आपको, किसी बड़े ने, जब आप छोटे थे आपके पिताजी ने आपको गाइड कर दिया कि आपको वो कैसे करना है, तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, राइट? उसी तरीके से इस 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में हमारा पूरा
हमारा फोकस यही होता है कि हम आपको एक बार पेन चलाना बता दें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना सिखा दें और फिर आपका काम शुरू हो जाता है। तो एज अ ट्रेनर हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको क्लाइंट से बातें कैसे करनी है। हमारा सारा फोकस ये होता है, जब भी हम एक कंसल्टेंसी फर्म में होते हैं, टैक्सेशन फर्म में होते हैं, तो आपका काम होता है जब आप उस पदवी पे बैठते हैं कि सामने वाला जो आपके पास आ रहा है, आपको उससे बस डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने, डेटा इकट्ठा करना है। और वो डेटा कैसे आप इकट्ठा करेंगे, ये हम 2 दिन के सेशन में कवर करते हैं, राइट। तो टैक्सेशन में देखिए, जैसे इनकम टैक्स में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि कैसे डेटा इकट्ठा करा जाता है। इनकम टैक्स में हम लोगों के इनकम का पूरा ब्यौरा सरकार तक पहुंचाते हैं कि साल भर ने एक इंसान ने, एक पर्सन ने साक्षी क्या मैं क्या बीच पैसा में कमाया। इंटरप्ट कर रहा हूँ। साक्षी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी बीडीपीज हैं जिनको कई साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए। कुछ न्यू पार्टनर्स हैं जिन्होंने ओके। शुरू किया है, कुछ न्यू फ्रेंचाइजी है। तो नो डाउट साक्षी का जो रोल है वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा रहता है। साक्षी, जब आप लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं, आपको लगता है कि जिन जिन की जी ट्रेनिंग अगर अजमेर में अभी तक नहीं हुई है, या जो बीडीपीज है जो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, कोविड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको आप एज ए ट्रेनर उन जी लोगों के साथ में 1-1.5 दिन तक रहते हो, राइट? आपको लगता है कि लोगों की जी एक सर। बार बेसिक ट्रेनिंग अजमेर बुला के होनी चाहिए? क्या कहना आपका इसके लिए? उनको एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग जी लेके सर, मैं शुरू इससे करना चाहिए? बिल्कुल सहमत है। जी, एक्चुअली सर उन्हें आके एक बार ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए, उससे उन्हें फ़ील आता है, 10 लोगों से वो मिलते हैं। आप देखिए, घर पे बैठकर सब सोचते हैं हम काम करेंगे, हम करेंगे, बट अल्टीमेटली जब क्लाइंट यहाँ पर आता है, जब सिस्टम देखता है तो उसका मोटिवेशन एक अलग लेवल पर जाता है और वो अपने सहभागी जितने भी होते हैं उनके साथ बैठता है, तो सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ील्ड में कम-कम नॉलेज रखते हैं कि उन्हें किसी को इतना काम आता है, किसी को कुछ और काम आता है। तो जब वो आता है, यहाँ बैठता है, उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप दूर बैठे हैं सर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप मुझसे सारे सवाल बेझिझक होके पूछ लें। बट जो प्रश्न आपके मन में है, वो पास में बैठी हुई टीम ने पूछ लिया, तो आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। तो फिज़िकली प्रेज़ेंट रहना एक बहुत अलग इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी ट्रेनिंग सेशन में। तो मेरा तो यही मानना है कि उन्हें आकर यहाँ सीखना चाहिए। उस एनवायरनमेंट को जब वो फ़ील करते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिलता है। बिल्कुल साक्षी, तो कहीं न कहीं एक ट्रेनिंग फिजिकल लेने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ें सीख के जाते हैं, ताकि आप कस्टमर से 2 कदम आगे चल सकते हैं, और कहीं न कहीं जी, सेगमेंट रहता है और सेटअप रहता है। और बहुत बार आप काम शुरू करके ऑनलाइन ट्रेनिंग-वेनिंग लेके शुरू करते हो, जब ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको और सीखने समझने को मिलती है, जिससे आप जाके कॉन्फिडेंटली जाके और अच्छा काम कर सकते हैं कहीं न कहीं। तो साक्षी, आपको क्या राइट। लगता है, एज ए ट्रेनर आप मेरे साथ एसोसिएट हैं, आप डेली बेस पे हो, आप कभी वीडियो बनाते हैं, कभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोज आपका काम 4-5-6 घंटे काम एज ए ट्रेनिंग पार्ट का रहता है। तो रोजमर्रा की लाइफ में जो भी लोग बीइंग अ कंसल्टेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं, बीइंग ए बीडीपी काम कर रहे हैं, जो कि आपको पता है फ्रेंचाइज सेलिंग का काम करते हैं, तो एज ए ब्रांच और एज ए बीडीपी दोनों के अंदर, क्योंकि देखिए रियल रियल ट्रेनिंग तो जो होती है ना, वो आपकी ग्राउंड लेवल पे होती है। जब हम किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उससे बढ़िया ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मतलब हमारा कस्टमर ही हमारे लिए एक तरह से ट्रेनर है, राइट? ये बात आप भी राइट। जानते हो। तो आप उसके जी ऊपर सर। अपना क्या सुझाव देंगे कि रियल लाइफ में रोजाना क्या हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट हमें अपने आप को सिखाने समझाने के लिए, और अपने आप के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, नॉलेज पार्ट को बढ़ाने के लिए, क्या हमें रोज कोई ऐसा हमारा टाइम देना चाहिए? क्या करना चाहिए एज ए, ताकि हम भी एक अच्छा कंसल्टेंट और अच्छे बीडी बन के काम कर सके? उसके लिए क्या सुझाव है तुम्हारा? सर देखिए, एज़ अ ट्रेनर मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि अभ्यास, जिसे रिवीजन बोलते हैं ना, उसकी सभी को ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को रिवीजन की ज़रूरत पड़े, बट ये एज़ अ बिज़नेसमैन भी हमें बार-बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 बार 2 दिन हम ट्रेनिंग में सेशन में आ जाते हैं, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं काम को लेके, बट हो सकता है जब ऑन फील्ड वो लोग जाते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें ड्रॉबैक आता है, क्योंकि हम कभी-कभी ओल्ड ब्रांचेस को भी इनवाइट करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन में, तो वो यही बोलते हैं कि मैम हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम सुनते हैं तो हमें सब याद रहता है, पर घर जाते हैं टाइम लग सकता है कस्टमर आने में, क्लाइंट आने में, तब तो हो सकता है कि वो मेमोरी थोड़ी सी वॉश हो जाए।
तो ये बहुत जरूरी है कि हफ्ते में एक बार 2 बार करीबन 30-40 मिनट का एक ये सेशन जरूर होना चाहिए, जहां पर लोग बाग वापस एकजुट होके वापस रिवाइज कर सके, नई चीजें दूसरों से और सीख सके, क्योंकि ये फील्ड देखिए अपडेटेड है, इसलिए इस फील्ड में ग्रोथ अनंत है, कि आपकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अलर्ट रहता है वो जीत जाता है। तो इसकी तो बहुत नीड है हमें, कि यहाँ पे एक ऐसा सेशन होना ही चाहिए जब बारंबार आपको कनेक्ट किया जाए और आपको नई नई चीजें बताई जाए। लोकल लेवल पे क्या प्लान करें साक्षी, वो अपने खुद के स्तर पे क्या प्लान करें? एज ए ट्रेनर तुम्हें क्या लगता है कि लोकल लेवल पे उसको ये और करना चाहिए ताकि वो ये और सीख सकता है, उसको उसको वहां के लिए क्या करना चाहिए? लोकल लेवल पे मुझे लगता है सर, जब स्टार्टिंग में एक पर्सन जुड़ता है कि उसने एक ब्रांच ले ली है, तो अब उसे अपना सोशल कांटेक्ट बनाना ही चाहिए। कुछ ब्रांचेस थोड़ी शाय रह जाती है, तो वो सोशल कांटेक्ट, अब जब हमने कोई काम शुरू किया है तो हमें बेझिझक होके 10 लोगों को बताना चाहिए, फेसबुक पे डाल देना चाहिए। बहुत लोगों को बड़ा झिझक रहती है, उनको शाइनेस रहती है कि अब मैं कैसे बताऊं। मेरे पास क्लाइंट कभी भी देखेंगे, क्लाइंट खुद से उठ के नहीं आता है। जब आप 4 लोगों को अपने बारे में बताएंगे, एंड समझेगा कि यार इससे भी काम कराया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार काम के लिए राजी होने के बाद हमें लोगों को बताना चाहिए कि मैंने ये नया काम शुरू किया है, एक बार आके मुझसे सर्विस लेके देखिए, एक बार आइए। फिर वो 4 लोगों को और बताता है। तो एज अ लोकल पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि हमें पब्लिसिटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं है बड़े बड़े बोर्ड या बैनर लगाए जाए। आपस में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो बस बातों बातों में उन्हें बताना चाहिए कि मैंने ये नया काम शुरू किया है, कभी आप आइए दफ्तर, आपकी भी कुछ मदद हो सकती है तो हम जरूर करेंगे। आपके कुछ काम में हम मदद कर सकते हैं, किसी काम आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है करना, उसमें हमें शाय फील नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब आपका कहना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, ये साक्षी बिल्कुल सही कह रही है कि हम बहुत सही बार बात है। शर्म कर जाते हैं, हम लोगों के बीच में खुल के नहीं आ पाते हैं, पता नहीं क्या कहेगा, क्या पूछ लेगा। मतलब मैं तो मेरा भी जब ट्रेनिंग में सेशन रहता तो मैं एक ही बात कहता हूँ, 1000 विजिटिंग कार्ड 1000 लोगों को बांटने की जितनी क्षमता बन जाएगी और एक एक व्यक्ति को मिलकर आप 1000 विजिटिंग कार्ड अपने बांट देंगे, तो लो एवरेज रेशो कहता है कि उन 1000 में से 20, 30, 40% लोग आपसे 200% जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। पर पता चले आपने तो ब्रांच ली और ये सोच लिया कि मेरे पास तो 200 विजिटिंग कार्ड आए हैं, पहले तो मैं 200 खत्म करूंगा, फिर मैं कमाऊंगा, फिर टैक्स में और छाप के देगा, उसके बाद मैं दूसरे विजिटिंग कार्ड पे काम करूंगा। तो ये बेसिकली फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो खुद के ऊपर ही होता है। तो साक्षी ने नो डाउट ये एक अच्छा टॉपिक है कि आपको ज्यादा लोगों के बीच जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं बातचीत करने से ही नए नए लोग निकलते रहते हैं। और क्या साक्षी तुम्हें लगता है कि रेफरेंस के ऊपर भी काम करना चाहिए? रेफरेंस के ऊपर काम करना रेफरेंस चाहिए के लोगों को, ऊपर रेफरेंस में? नो जी डाउट। रेफरेंस तो वो होता है जहां हमें ज्यादा आसानी होती है काम निकलवाने पे, तो एग्जैक्टली, उन्हें तो हाँ। हमें कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए। हम ज्यादातर जितना ट्रेनिंग में मैंने देखा है, लोग बाग रेफरेंसेस वालों को बताने में शर्म करते हैं कि वो मेरा जानकार है, उसको कैसे बताऊं, बट उन्हें तो हमें पहले ही बताना चाहिए। आजकल हमारे पास भी जब काम आता है तो कोई शर्माता थोड़ी है, हमारे रेफरेंस के थ्रू ही तो काम आता है। तो आई फील रेफरेंसर्स को तो हमें ज्यादा प्रायोरिटी के साथ अटेंड करना चाहिए, और उनको तो कभी भी डील नहीं देनी चाहिए, उनको तो हमेशा अटेंड करना चाहिए और उन तक पहुंचना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बिजनेस साक्षी इसी 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 के साथ में मेरे साथ 2-3 व्हाट्सएप आए हुए हैं, मैं उनको लेना चाहूंगा। हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन नीलेश जी है, नीलेश जी मुंबई से है। नीलेश जी, क्या नीलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? नीलेश जी, विशाल जी, अतुल जी? हाँ सर, कौन बात कर रहे हैं? विशाल बात कर रहा हूँ। विशाल जी बात कर रहे हैं। जी विशाल जी, तो मुझे सुखदेव जी के माध्यम से व्हाट्सएप मिला था आपके लिए। विशाल जी, आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव बीइंग साक्षी के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप, कुछ बात करना चाहते हैं? जी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बड़े सिटी में रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी हाँ सर, एक हेल्प ऐसा चाहिए था कि जैसे कि हम लोग बहुत बार क्या होता है
कि कस्टमर्स के या फिर ब्रांचेस का ऐसा कुछ क्वेरी होता है जो उसका हमें इमीडिएट आंसर आप देना होता है, आप तो उस दिख केस नहीं में रहे हमें विशाल जी, कस्टमर केयर में कॉल। विशाल जी अपना वीडियो हेलो, ऑन करिए ना, आप दिख ही नहीं रहे, आप एक वीडियो ऑन सेकंड ना करके सर, बात थोड़ा सा करिए। नेट का हाँ इशू है इसके लिए, हाँ हाँ, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है सर इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मेरा इशू ये हाँ था बोलिए। सर कि बहुत बार क्या होता है, कोई ब्रांचेस का या फिर कस्टमर का ऐसा कुछ क्वेरी होता है जिसका आंसर हमें इमीडिएट देना होता है, तो उस केस हाँ में हाँ, हमें ऐसे कोई मतलब एक सीए या फिर अपने टीम में से किसी का नंबर मिल पाएगा जिसको हम लोग डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं अपने क्वेरीज के लिए, ऐसा चलिए कुछ ये सेल बात, सपोर्ट। ये हाँ हाँ, आप बोलिए फिर बताते हैं आपको। हाँ हाँ नहीं, वही मेरा कि एक मेन असिस्टेंट वो हो जाता था कि जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उनका एक कुछ हेल्प डेस्क हो जहाँ पे हम लोग उनसे बात कर पाए कुछ क्वेरीज के लिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हम्म 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 हम्म। देखिए विशाल जी, आप बात आपको पहले ही बताइए, देखिए पर्टिकुलर नंबर आपको अलग अलग लोगों के नंबर नहीं मिल सकते हैं, कस्टमर के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन अब हम बहुत जल्दी, जो हमारी ब्रांचेस है अच्छा काम कर रही है, ये बात साक्षी भी जानती है कि अच्छे काम करने वाली ब्रांचों को हम प्रीमियम ब्रांच में ले रहे हैं, और प्रीमियम ब्रांचों को हम प्रीमियम ब्रांचों को हम अलग से एक नंबर प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए और अच्छा काम कर सके। राइट साक्षी, हम कर रहे हैं ना इस पे काम, साक्षी, जी सर, बिल्कुल। ताकि डायरेक्टली उसके ऊपर अच्छे से काम हो सके। साक्षी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अभी टैक्सवे ने सोचा है इसके बारे में। प्रीमियम ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस को भी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हमने प्रीमियम का कॉन्सेप्ट अलग से निकाला है, ताकि जो अभी तक इतना अपना आउटपुट नहीं दे पाई है उनको भी एक कंपटीशन मिलेगा कि नहीं, हम भी प्रीमियम तक पहुंचे, और उनको वो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी ब्रांचेस को लेने के लिए वो सारे हार्डवर्क करेंगे। तो प्रीमियम ब्रांचेस का ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इसमें जल्दी और फास्ट सर्विस भी मिल जाएगी उन्हें। जब उन्हें क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए कोई क्लाइंट एकदम से ऑफिस में आके बैठे हैं, तो विद इन 10-15-20 मिनट्स उनको रिप्लाई देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। विशाल बोल रहा हूँ, ये प्रीमियम हाँ ब्रांचेस बोलिए। का अपना डेफिनेशन क्या होगा फिर, या फिर उसका ये बिजनेस क्या होना चाहिए? ये बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा सर, इसके पूरा जो कंटेंट है, कौन इस क्राइटेरिया में आएगी, क्या करना होगा, उसका बहुत जल्दी आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक राइट है। सर? और जी एक सर। चीज था सर, अपना जी पोर्टल में ना और एक नंबर दिया हुआ था अपार्ट फ्रॉम कस्टमर केयर, जहाँ पे मतलब एक नंबर दिया जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी अभी भी करंटली लाइव है सर? कौन सा नंबर सर? मतलब एक असिस्टेंट एक नंबर दिया रहता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे डेस्क में एक राज किन्नर तनवार करके एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसमें नंबर क्या आ रहा है? अभी सिस्टम चालू नहीं, मैं 2 मिनट देखता हूँ। चलिए, उसमें नंबर कस्टमर केयर का ही आता है सर, वो राजकुमार तनवार पर्टिकुलर आपका जो कोड होता है ना, वो कोड हाँ उनकी लिस्ट में होता है। आप मतलब जब कस्टमर केयर में बात करें तो आप उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपकी वो बात अच्छे से सुन के आगे बात पहुंचा सकती है, होता वो ओके, कस्टमर केयर का नंबर ही है सर। राइट, तो आप बात कर समझ सकते हैं, उनकी लिस्टेड में आप होते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर केयर को हर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन सबको 100, 200, 500 फ्रेंचाइजी के नंबर दिए जाते हैं, ताकि वो अच्छे से उसके ऊपर बातचीत करके उनको सपोर्ट कर सके और उनकी बात तुरंत आगे तक पहुंचाए, तुरंत काम करा सके। राइट सर? साक्षी, आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं डेली, आप अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, कॉलेज और टैक्सेशन पार्ट में आपका काफी सारा रोल है। तो साक्षी, आपको क्या लगता है कि डेली बेसिस पे भी हमें कुछ नॉलेज पार्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए सब लोगों को? देखिए सर, अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो जो भी आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स होते हैं उनका विश्वास आप में और बढ़ता जाता है। अगर आप पहले से ही कोई अपडेट, जैसे मान लीजिए आपका कोई जीएसटी रिलेटेड क्लाइंट है, अगर आप पहले से ही उसको आगे से फोन करके नई चीज की सूचना देंगे, तो उसे ऐसा लगेगा कि यार मैंने बहुत सही जगह अपना काम सौंपा है, मैं निश्चिंत होके अपना बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूँ और ये जीएसटी वाले सारे काम हो जाएंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है। भले ही इनकम टैक्स में इतने अपडेशंस नहीं आते हो, बट जीएसटी एक नए स्तर का एक्ट है जिसमें अभी कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स को आप पे और भरोसा आने लग जाए कि वो 4 लोगों को और ऐसे बता सके कि नहीं, आप अपनी फाइल इनको सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डेली नॉलेज को थोड़ा-थोड़ा अपडेट करते रहें। और इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो अपडेशंस आते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं। फॉर्म का नाम बदल दिया या फिर ड्यू डेट में कुछ बदलाव आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपडेशंस है तो कोई भारी भरकम चीज़ होगी। ये अपडेशन बहुत ही नॉर्मल होते हैं। बस सही सोर्स से अगर आपने ये अपडेशन सुना है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर आप वाया-वाया किसी के कानों से सुनते हैं कि अरे फॉर्म में कुछ चेंज हो गया है या कुछ बदलाव आ गया है, नाम चेंज हो गया है, तो आप डर जाते हैं। बट अगर आप सही सोर्स से इस नॉलेज को प्राप्त करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बना रहता है और उससे आप अपना क्लाइंट बेस और बढ़ा सकते हैं। और जहां पर बैठ के सब एज ए फ्रेंचाइजी काम करती है, उनको जो उनका ऑफिस एरिया होता है या जहाँ बैठ के वो कस्टमर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को कैसे क्रिएट करके रखे वो लोग, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सीए के ऑफिस में भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब तक आप कोई कस्टमर को ऑफिस में एंटर होने के बाद वो माहौल नहीं देंगे तो उसे लगता नहीं कि यहाँ पे काम को सीरियसली लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। आपको अपने थोड़ा बातचीत में, थोड़ा प्रेजेंटेशन में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसे, कामनेस लानी पड़ती है, पेशेंस लाना पड़ता है, ताकि आपके क्लाइंट जभी भी आपके बिज़नेस में एंटर हो तो उन्हें वो माहौल मिल सके। थोड़ा-सा डिसेंट सा आप अपना सामान रखें। आपको जो ट्रेनिंग में सर्टिफ़िकेट्स दिए जाते हैं, उनको फ्रेम करवा के लगाएँ, क्योंकि टैक्सवे एक बहुत बड़ी ब्रांड है। आप अपने ब्रांड का कॉन्फिडेंस जब देंगे उन्हें, तो उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ भाई, आपके पास ये सर्टिफ़िकेट है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें एक ऑफ़िस में होनी चाहिए, जिससे उनको एक माहौल मिल सके, आपके कस्टमर्स को एक माहौल मिले कि यहाँ पे सीरियस तरीके से काम होता है। बहुत बढ़िया साक्षी। तो कहीं न कहीं ये रहता है। और किसी को सुझाव, कोई बात करना चाहते हैं तो वो म्यूट ऑन करके बात कर सकते हैं एक बार साक्षी से। ट्रेनिंग के पार्ट को लेकर, किसी एजुकेशन के पार्ट को लेकर, कहीं पर भी कुछ हो। जी। सर सर मैं विशाल बोल रहा हूँ। सॉरी? कौन बात सर कर रहे विशाल हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर अभी कोई बंदे ने, ब्रांच ने या फिर किसी ने ट्रेनिंग लिया और वो वापस अगर दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कंपनी की तरफ से पॉसिबल होता है वो ट्रेनिंग वहां पे आके? सर, अगर पहली ट्रेनिंग हो चुकी है तो आफ्टर 6 मंथ बाद हमारे, अभी क्या कोविड की वजह से बैचेस नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वापस से आपको पता, आप खुद महाराष्ट्र से अभी कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो हम ओल्ड ब्रांचेस के लिए भी बैचेस बनाते हैं। ठीक है, उसको भी साक्षी कंडक्ट करती है। तो फिलहाल अभी हम लोग ओल्ड ब्रांचेस के लिए जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है उनके लिए कोई बैचेस नहीं बना रहे हैं। पर हाँ, अप्रैल और मई के अंदर हम प्लान करेंगे। तो अगर जिनको लग रहा है कि इनकी ट्रेनिंग हो गई, इनको वापस आना है, तो वो फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसकी बुकिंग ओपन करेंगे हम। पर फिलहाल ऐसा कोई ओके, तो बैच नहीं मतलब है। एवरी 6 पर मंथ वो उन चाहिए लोग, तो फ्री में ले सकते हैं रजिस्टर? एवरी 6 मंथ ऐसा कोई डेट नहीं लिखा हुआ है। वो अगर ये आते हैं तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, उन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, या तो उनको काम करके आना होता है, या फिर उनके लिए ट्रेनिंग फ्री होती है, फूड अकोमोडेशन का चार्जेस रहता है। वो उस समय डिसाइड होता है कि कैसे क्या उनकी एंट्री होगी। ये चीज है, ओके। क्योंकि ट्रेनिंग पैकेज तो जो होता है आपका फ्रेंचाइजी फीस के अंदर इंक्लूड होता है, उसमें आपको एक बार प्रॉपर मिल जाती है। अगर आपको उसके बाद चाहिए तो जो कंपनी की क्राइटेरिया उसको लेके आप कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं साक्षी के साथ में, साक्षी आपको आगे जाके आपकी जो फ्रेंचाइजी है जो अजमेर नहीं आ पा रही किसी न किसी कारण से, हम जूम के ऊपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं बहुत जल्दी। रोज एक एक वीक का एक बैच बनेगा, 5-6 डेज का। उस 5-6 डेज को साक्षी देखेगी, और 2 से 3 घंटे, 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी। रोज एक टॉपिक के ऊपर बातचीत होगी, जैसे कभी इनकम टैक्स से बात होगी, कभी जीएसटी में बात होगी। तो इस तरह के प्रोग्राम भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये चीज है, अ, राइट। और एक सर, एक रिकमेंडेशन से कुछ हेल्प चाहिए था सर, कि जैसे कि जो हमारे अंडर जो ई काउंटर्स या जो ब्रांचेस लगती है, उन लोगों के लिए एवरी 1 मंथ या फिर 2 महीने में ऐसे कुछ सेल्स ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं कि उनको बिजनेस कैसे करना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनके लिए अलग से कुछ ऑनलाइन? पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आप, मतलब उसके, मतलब उस तरह का प्रोग्राम मिलते रहे ना, वही बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, इस तरह की प्लान कर हाँ रहे नहीं, हैं सर, मतलब मतलब इस बीडीपी तरह का प्लान। हाँ हाँ, आप बीडीपी की बात कर रहे हैं, ब्रांच
sir from Odisha. I'm so जी सर नमस्कार, कैसे हैं, बोलिए। नमस्कार बहुत बढ़िया हूँ। आज जी मेरा सर। आईटीआर था जो कि वसुंधरा जी एक तुरंत हटार करके दिए हैं। So I am proud of you and all staff also. अरे सर थैंक यू जी। सुबह मैंने आईटीआर का लॉगिन किया था और वसुंधरा जी को हाँ। रिक्वेस्ट किया था कि आज कर दीजिए, वो आज उन्होंने करके दे दिया था। अरे सर क्या बात है, बिल्कुल सर। हाँ, ऐसा मैंने कभी उनको- टैक्स के लिए अच्छा सुन के ही बहुत अच्छा लगता है वो चीज। नहीं मेरे को अच्छा लगा, मैंने सुबह रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरे को आज हाँ। करके दो, अभी वो 5 बजे तक करेंगे, 5 बजे तक करके दे दिए ऑन टाइम। नहीं बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे मिलेगा और बहुत जल्दी हम इनकम टैक्स में एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम लेके भी- आ रहे हैं कि आप विद इन 10 मिनट में भी रिटर्न फाइल बना के ले सकते हैं सर। चलो हम वही ऐसा बहुत करते सारी- हैं, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल लगे रहिए सर। उड़ीसा में बहुत पोटेंशियलिटी है, बिल्कुल आप काम करिए, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास में है कि नहीं? तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो और बिल्कुल करिए सर। वाजरी के साथ में कनेक्ट रहिए सर आप, राइट सर? कोशिश चल रही है। ओके, थैंक जी यू ऑल द सर। बेस्ट। तो साक्षी ओके आप नमस्कार। जो जितने बीडीपीज हैं हमारे साथ में, वो भी उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई वो भी कहीं ना कहीं अपने पास एक टैक्सेशन की नॉलेज रखे, या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ वही चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आएगा ना, हाँ जी, जो 3 से 4 दिन में जो आएगा, कौन बोल रहे हैं? वो चाहिए उनको। जी कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, वो पूरा वाला ही चाहिए सर्टिफिकेट। बोलिए मैडम, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए आप। ओके सर, उन्हें म्यूट कर जी, दीजिए। हाँ, बीडीपी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बीडीपी होते हैं, हमारा जो जितना भी ध्यान होता है वो सेल्स पर होता है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि सेल्स तभी पॉसिबल है जब हमें ये पता होगा कि एज अ ब्रांच क्या क्वेरीज आ सकते हैं, एज अ ब्रांच कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ब्रांचेस के क्या सवाल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बीडीपी हैं तो हमें इनकम टैक्स की या जीएसटी की हमारे सॉफ्टवेयर का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहला कदम है जिसके बारे में एक बीडीपी को सोचना चाहिए कि ब्रांच को जो जो काम करना है उसका कॉन्फिडेंस पहले हमें तो आ जाए, क्योंकि ब्रांचेस के जितने भी डाउट्स होंगे, जैसे हमारी जो भी प्रपोज्ड ब्रांचेस होगी जिनको आप अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अपना सर्विस बता रहे हैं कि आप किस पर्टिकुलर बिजनेस क्षेत्र में अपने कदम रख सकते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रांच को क्या क्या काम करने होंगे, तभी हम उसे 4 चीजें बता पाएंगे और उसका दिमाग या माइंडसेट और ब्रॉड कर पाएंगे, उतना खोल पाएंगे जितना वो सोच नहीं सकता एज अ ब्रांच बनकर भी। तो अगर पहले से ही हमें उससे इतनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बताना है तो एक बीडीपी को भी बहुत जरूरी है कि ब्रांच जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या आई हैं, सॉफ्टवेयर हमारा कैसा दिखता है, कैसे काम किया जा सकता है, तभी हम हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस कंसल्टेंसी सेवा को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाएंगे और उन्हें सफल तरीके से इस बिजनेस को सेटअप करवा पाएंगे। तो एज अ बीडीपी भी बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे। नॉलेज पार्ट आपका होना चाहिए ताकि आपसे एज ए फ्रेंचाइजी जब बनने से पहले कोई सवाल करे तो आप ले सके। और बहुत बार आप बीडीपीज के लिए भी आप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें बहुत बार आप उनको अलग अलग प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं। क्या 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 सवाल रहते हैं उस समय आपका, कुछ शेयर करेंगे आप? बीडीपीज के जो सवाल रहते हैं या ब्रांचेस के जो सवाल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपनी ब्रांचेस भी बीडीपीज होती हैं, तो उनके सवाल यही होते हैं कि मैम इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है। आज तो चलाना सीख गए, तो इसका सबसे बेस्ट सवाल यही होता है कि आपके जो स्टार्टिंग के कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपको जीवन भर का ज्ञान दे जाते हैं। आपको हम कितना भी भर भर के सिखा दें, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है कि जब आपके पास एक्चुअली जब रियल में कस्टमर्स आते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है काम सीखने का। उन्हें सभी को ऐसा लगता है कि आज हमको जितना ज्ञान दिया है बस हम सीख गए, लेकिन जब वो फील्ड पे काम करते हैं तो वो थोड़े से झिझक जाते हैं फिर से। तो उन्हें इतना आश्वासन देना बहुत जरूरी है कि आप अपने पहले 3 ग्राहक, पहले 5 ग्राहकों से कभी डरे ना, उनको एज अ गेस्ट, एज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस अपने पास रखें और उन्हें एंटरटेन करें कि हाँ काम ले लीजिए, फिर काम को करते करते सीखा जाता है। ब्रांचेस को हमेशा यही डर रहता है कि सीख तो लिया लेकिन अब करेंगे कैसे, तो आप उसे सीखते सीखते जब करेंगे तभी आपको काम आता है। हम एज अ सीए जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, काम सीखते हैं, तो हमें भी कुछ नहीं आता है। जब हमारे पास काम सर पे आ जाता है, बॉस ने काम दे दिया है, तभी हम सीखते हैं, इधर उधर से हाथ पैर मारेंगे, कोई बात नहीं, एक काम में थोड़ी सी कमी पेशी रहेगी जिसके लिए टैक्स वे के ऑपरेशन टीम पीछे हमेशा बैठी रहती है सपोर्ट के लिए। तो बहुत बड़ा साक्षी। तो कोई ना कहीं साक्षी
उनके पास नॉलेज पार्ट होना चाहिए। और जब आज के 13-14 साल पहले जब मैं एज ए ट्रेनर था, आपको पता ही है बात तो, और जब मैं एज ए ट्रेनर काम करता था, तो उस समय जब मैं फ्रेंचाइजी ओपन काम नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं मैं भी मार्केटिंग में निकलता था, मार्केट में जाता था, 2 घंटे रोज मार्केट में लोगों से मिलता था। शुरुआती दौर में कस्टमर बनाया, प्रैक्टिकल काम किया, और उसके बाद जाके मैंने फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपके पास उसका कोई प्रोफाइल नहीं है, अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं है, आप उस काम को मार्केटिंग के तौर पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास में नॉलेज पार्ट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको नॉलेज लेना है तो प्रैक्टिकली आप जब काम करेंगे, और 2, 4, 5, 6 बार एक बार जब किसी काम कर लेते, उससे बढ़िया नॉलेज का लेने का तरीका कुछ नहीं है। तो बात साक्षी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह प्लान करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो भी सुझाव है, जो भी आपका अनुभव है, उसको साझा इस तरह करते रहेंगे, और बहुत जल्दी अपन अलग अलग तरह के प्रोग्राम लेकर आएंगे। मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा उसके अंदर। जी सर, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, सबकी तरफ से। थैंक यू सो थैंक यू मच साक्षी। सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम एज ए ब्रांच मार्च मंथ को अच्छे से करें, किन प्रोडक्ट पे हम काम करें, ज्यादा काम करें, नॉलेज पार्ट कैसे बढ़ाएं, काम कैसे उठाएं, इन सब टॉपिक के ऊपर आज हमने बातचीत करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होगी। बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते थे, और भी उनके कोई सुझाव है, हो सकता है उनको पहले, दूसरे, 5वें ऑर्डर में कहीं दिक्कत आई हो सकता है आज भी किसी काम में दिक्कत आई हो। बिल्कुल, दिक्कत आना वाजिबी है, समस्याएं आएगी, लेकिन उनके समाधान भी है। कम्युनिकेट करिए, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनसे बातचीत करिए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अपने बीडीपी के संपर्क में रहिए। बीडीपी से जुड़े रहेंगे तो वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आज मैंने अब तक के 12-13 प्रोग्राम मैंने अपने स्तर पे किए थे। आज मैंने अपनी टीम को साथ में लिया, मैं और लोगों को अपने साथ में लूंगा, उनके अनुभव साझा करेंगे, मिलके काम करेंगे। लेकिन इस मार्च मंथ को विशेष मार्च मंथ एज ए ब्रांच, एज ए बीडीपी बना सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। टारगेट बना के उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एज ए ब्रांच आप नंबर ऑफ कस्टमर अच्छे बना सकते हैं। एज ए बीडीपी आप कहीं ना कहीं अपने पास में 4, 5, 6, 10 फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। दोनों के लिए नॉलेज पार्ट का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन थोड़ी सी मस्ट है। अगर एजुकेशन लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं काम अच्छा कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाएंगे, सेटअप बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आप कोशिश करिए हर तरीके से आपका नॉलेज पार्ट बढ़े, चाहे वो टैक्सेशन पार्ट का हो, चाहे वो सेल्स पार्ट का हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का हो, टीम वर्क का हो। क्योंकि देखिए, तभी हो पाएगा। एक टॉपिक और है, टीम मेकिंग ऑप्शन। टीम मेकिंग में चाहे आप अपने अंडर में बीडीपी बनाइए, आप अपने अंडर में एजेंट बनाइए, आप अपने अंडर में लोग रखिए, सबका मतलब एक ही है। टीम मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऐसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप रोज 2, 3, 4, 5 घंटे देके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास लोग होंगे, वो भी अपना काम करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे, लेकिन आपके द्वारा लोग आएंगे, काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो मतलब उनका समय आपके भी काउंट होगा। तो कोशिश करिए, आप अच्छा कर रहे हैं तो अपने साथ लोग जोड़े। जब आप एज ए बीडीपी काम करते हैं, जब आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं, तो वो एक तरह से आपका टीम मेंबर हो गया है। वो जितना बढ़िया काम करेगा, उतना अच्छा आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसी प्रकार से एज ए ब्रांच आप अपने एरिया में, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट है, जोन है, सिटी है, आपके एरिया में जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी होगी, उतनी ज्यादा आपका इंसेंटिव बन सकता है, उतना ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने काम को डुप्लीकेट करने की, राइट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके, और कहीं ना कहीं मिलके ज्यादा लोग किसी काम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम बढ़ता है, काम बढ़ता है, और ज्यादा लोगों तक हम कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं। तो इस डुप्लीकेशन के ऊपर भी काम करिए, कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क साधिए, क्योंकि उनके भी रेफरेंस होते हैं, उनके भी नियर डियर्स होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा नेचुरल मार्केट होता है। उनके संपर्क में रहिए। और आज की डेट में एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको और नंबर ऑफ कस्टमर बन सकते हैं, वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भी आप नोन अननोन लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। डेली एक अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपना एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी गंभीरता को दर्शा सकते हैं। तो आज हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा यूजर्स स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें से कई लाखों हजारों लोग आपके एरिया में रहते हैं।
तो कोशिश करिए सोशल डिजिटल मीडिया पे भी आप आ सके, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका और भी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, बल्क मेल, बल्क वर्ड, और भी B2C के बहुत सारे ऐप है, उनके थ्रू भी आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया खूबसूरत तरीका यही है कि आप अपने आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट में काम करिए, ज्यादा लोगों के संपर्क में आइए, ज्यादा लोगों से जुड़िए, ज्यादा लोगों से बातचीत के प्रयास करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक जाएंगे तो आपका लो एवरेज रेशो मेंटेन हो पाएगा। मतलब ज्यादा लोगों की तरफ जाएंगे तो ज्यादा लोगों से आपको नहीं पता चलेगा कौन आपके साथ जुड़ रहे हैं, कौन नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना लो एवरेज मेंटेन कर पाएंगे। लो एवरेज मतलब मान लीजिए आपको आपको जीएसटी का इस महीने कस्टमर बनाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप कोशिश करिए इस महीने 8-10 लोगों से आप जीएसटी के लिए संपर्क करें, ताकि 1, 2, 3, 4 लोग तो आपके साथ जुड़े। कि कम से कम लोगों पे संपर्क मत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में संपर्क करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रयास करिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो लो एवरेज रेशियो है, हर काम को करने के लिए हर आदमी ना नहीं करेगा, हर आदमी हाँ भी नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना हुआ है और हर काम हर आदमी के लिए नहीं बना हुआ है। तो आप अपने लो एवरेज को मेंटेन कर पाएंगे। जब आपका लो एवरेज मेंटेन हो जाएगा तो आप फिर अपने एवरेज को इंप्रूव कर सकते हैं। इस बार मैंने 10 में से 4 कस्टमर जोड़े, मैं अगली बार 10 में से 5 जोड़ूंगा, फिर मैं 6 जोड़ूंगा, फिर मैं 7 जोड़ूंगा। इस तरीके से अपने एवरेज को मेंटेन कर पाएंगे। टारगेट डिसाइड करिए, आज 1 मार्च है, खत्म हो रही है, शाम हो रही, बैठिए डायरी लेके बैठिए, मंथन करिए, अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखिए, अपने आप को एक रूम में पैक कर लीजिए, सोचिए आप क्यों काम कर रहे हैं। आप पैसे के लिए तो सब काम करते हैं, हर कोई काम करता है पैसे के लिए, कुछ तो अलग होगा इस इंडस्ट्री में, कुछ तो किसी न किसी कारण से काम कर रहे होंगे। आप क्यों जुड़े, आप एज ए बीडीपी आप क्यों जुड़े, एज ए ब्रांच क्यों जुड़े आप, कोई तो कारण होगा, किसी ने जबरदस्ती नहीं जुड़ा होगा आपको, आपने डिसीजन लिया होगा, कुछ तो आपको लगा होगा। जो लगा है वो कैसे मिलेगा, उसमें मंथन करिए, टारगेट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए और फिर तुरंत कल से अपने एक्शन मोड पे लग जाइए, राइट दोस्तों। जिससे कहीं ना कहीं 31 मार्च 2021 तक वो प्रयास करिए जो आपको चाहिए उसके लिए। 1 अप्रैल को सोचेगा, रिपोर्ट बनाइएगा, आप कहेंगे तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा 1 तारीख को। 1 तारीख को सोचेगा कि क्यों नहीं हुआ, जो सोचा था उतना हुआ कि नहीं हुआ, उससे ज्यादा हुआ कि उससे कम हुआ। मंथन करने का समय 1 अप्रैल का है, करने का समय आज के बाद से है। तो एज ए बीडीपी, एज ए ब्रांच, मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप आज से अपने टारगेट बना के उसके ऊपर काम कीजिए, और जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि देखिए सब कुछ अच्छा सब नहीं होता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर आप ईसीजी भी कराते हैं तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी आती है कि नहीं, वो सीधी आ जाए तो फिर मतलब भी कुछ और होता है उसका। तो उसी तरीके से जरूरी नहीं कि सब कुछ काम अच्छा हो, तो समस्याएं भी आती है ना, और उसका समाधान भी हमारे पास है। और चाणक्य का कहना है कि किसी भी काम को करते हैं 2 साझेदार, 2 लोग मिलकर जब काम को करते हैं, 2 संस्थाएं मिलकर जब कोई काम को करती है तो उनके बीच में मतलब होना बहुत जरूरी है, कोई हित होना मतलब जरूरी है। तो दोस्तों आपके हमारी कंपनी के बीच में एक मतलब है, खुद का कहने के स्वार्थ है, खुद का फायदा है। आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, सब सोचते हैं, सोचना जरूरी है, हम मानव है, हमें सोचने की शक्ति दी गई है, लेकिन हम दोनों मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। मार्केट की पोटेंशियलिटी को देखते हुए आपको अपने काम करने के तरीकों को और इम्प्रूव करना चाहिए। चाहे आप बीडीपी के काम की बात करें, चाहे ब्रांच के काम की बात करें, इम्प्रूव करना चाहिए, नॉलेज पार्ट लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा लोगों के संपर्क में आना चाहिए। और मार्च मंथ है, मार्च मंथ में माइंड सेट होता है, कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कई लोग बिजनेस को बाइंड अप करते हैं, कई लोग नया काम शुरू करते हैं, कई लोग भरी नई भरी रिटर्न्स भरते हैं, अपने काम को क्लोज करते हैं, अपने फर्म के काम को क्लोज करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, सेटअप करते हैं। तो मार्च मंथ कहीं ना कहीं एक अच्छा मंथ होता है बिजनेस के हिसाब से। तो प्लीज आप इसके ऊपर काम करिए, फोकस करिए। मैं इस तरह के प्रोग्राम फिर से लेकर आऊंगा आपके बीच में, फिर से मिलूंगा इस महीने में। मेरा जहां तक मेरा बहुत जल्दी शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इस महीने मेरे लगभग 3 से 4 प्रोग्राम इस तरह के रहेंगे, और उसके साथ साथ 4 से 5 मेरे वेबिनार्स रहेंगे, 2 फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग्स रहेगी, और ऑनलाइन और भी कार्यक्रम रहेंगे। तो जो भी शेड्यूल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैं जुड़ता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपके साथ में। बस आप अपने प्रयासों को बढ़ाइए, प्रयासों में कमी मत लाइए, लिमिटेड लोगों मत बनिए, लिमिटेड लोगों के प्रयास मत करिए।
ज्यादा लोगों में प्रयास करिए, क्योंकि आज की डेट में सबको काम की जरूरत है। जो खुद काम कर रहे हैं उनको भी काम की जरूरत है। सबको भारत सरकार की योजनाओं से जुड़ना है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़ना है। इसलिए आप ज्यादा प्रयास करिए, भरोसे मत बैठिए किसी के, अपने प्रयासों को बढ़ाइए। डेफिनेटली आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, और रिजल्ट आए तो आप जो चाहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिलने में, वो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। जो मैं ये भी उम्मीद करूंगा काफी कुछ सीखा समझा होगा, और हो सकता है आपके कुछ सवाल रह गए हो, वो मैं सवाल कोशिश करूंगा अगली बार आपके सवाल ले लूं। राइट दोस्तों, बट आज जितनी भी बातें आपको बताई गई है, प्लीज आप उनके ऊपर जरूर काम करिए, ताकि आपको उसका फायदा पहुंचे, एक एक्सपीरियंस आपके पास में आए, चाहे वो बैड एक्सपीरियंस हो, गुड एक्सपीरियंस हो, अगर जैसा भी एक्सपीरियंस आपको मिले, हम उस फिर बाद में उस एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर फिर हम उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और अनुभव कोई सा भी हो, अनुभव हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, हर तरह का अनुभव बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, और टैक्सेशन इंडस्ट्री का जो सीजनेबल टाइम चल रहा है उसके अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, ताकि आप अपने शहर क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में, अपनी जगह अच्छा काम कर सके। चाहे वो एज ए ब्रांच काम कर रहे हैं, एज ए बीडीपी काम कर रहे हैं, दोनों ही सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ब्रांच भी है, बीडीपी भी है, तो दोनों सेगमेंट को लेके आगे बढ़िए। और एज ए बीडीपी अगर आप काम कर रहे हैं तो ये महीना भी आपके लिए बहुत कीमती है। अपने बीडीपी क्राइटेरिया को भी कम से कम आप मेंटेन करिए। बहुत बार क्या होता है, आपका बीडीपी कोड तो आपने ले, लेकिन आप उस क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है फिर अप्रैल में आपका कोड भी जो है ब्लॉक हो सकता है, या आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक हो सकती है, वो चीज है। तो ऐसा नहीं हो, कंपनी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचे, इसलिए अपने मिनिमम बीडीपी क्राइटेरिया के ऊपर भी आप साथ में काम करिए दोस्तों। राइट, तो मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप लोग अपने प्रयासों को बढ़ाइए, और आप इसके ऊपर काम करिए, सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। राइट, तो दोस्तों आज इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। और काफी मेरे हिसाब से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। आप जब भी आपको इसकी सूचना मिले, आप जुड़िए, अपना एक समय निकालिए, अपने जो भी डाउट्स है, जो भी पॉइंट है वो लिख के रखिए, ताकि आप सवाल कर सके और सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ सके दोस्तों। तो आप सभी को मार्च मंथ को विशेष मार्च मंथ बनाने के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप करिए, लगिए, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, लेकिन बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलता हूं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को आज का प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। जो कि सर ने सोचा था कि स्पेशल बनाना है, तो आप लोगों के लिए भी वो स्पेशल ही हो। और जहां तक मैंने देखा, आपने दोनों सीए मैम से काफी सारे क्वेश्चंस करे, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हों। बट मैम स्टिल आपके सारा कोई क्वेश्चन डाउट्स मैं हैं? नहीं कर पाया हूँ। अच्छा सर, हाँ रह गए हैं क्या? कोई बात नहीं सर, मैं बहुत वही कह क्वेश्चन रही थी मेरे कि पास अगर रह अभी गया है, भी मुझे और भी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रेनिंग किया जाए जैसे प्रोडक्ट वाइज किया जाए, आईटीआर से रिलेटेड। क्या होगा ना, 15 मिनट्स में आईटीआर का सारा प्रोजेक्ट बता दिया जा सकता है। जैसे जीएसटी क्या जी है, सर, बिल्कुल हाफ एन आवर्स के अंडर में हो बिल्कुल सकता बिल्कुल। है। तो इस तरह का अलग अलग प्रोडक्ट का अगर ट्रेनिंग होगा ना, तो हमें भी ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर एक ही दिन में टोटल प्रोडक्ट को हम समझना चाहेंगे तो बाउंस कर जाएगा, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके एक इस एक पॉइंट प्रोडक्ट को कर मैं जरूर सर के सामने रखूंगी, और सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टाइप की भी कुछ मतलब वेबिनार्स वगैरह रखे। जैसा कि सर ने बोला था कि सर रखे, सर सोच भी रहे हैं ऐसा कि आप लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली सर वेबिनार्स कराएंगे साक्षी मैम के थ्रू। तो हम देखते हैं सर उसके थ्रू। और बाकी और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो जो आपके सीनियर बीडीपीज हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा नंबर तो है ही, उस पर भी कर सकते हैं। नहीं, थैंक आपका यू, नंबर थैंक तो यू। मेरे पास नहीं है मैम। इस नंबर को सेव कर लें, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस नंबर से मिलते हैं। ओके सर, तो मैं अपना नंबर डाल देती हूँ, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, और फिर आगे के जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको इस नंबर के थ्रू मिलते रहेंगे।
क्योंकि मैम मैं 2-3 ITR भी फाइल किया और वो भी सक्सेस रहा, लेकिन GST में 2-3 फाइल किया जो कि रिजेक्टेड आया और तुरंत रिस्पांस नहीं मिल पाया। मैंने एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, उसमें CA मैडम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उन्होंने मेल ID हाँ का सर, कुछ तो इशू मैं था। वही कह रही हूँ ना आपसे, आप अपने सीनियर BDP से कांटेक्ट कर लीजिए बाकी इश्यूज के लिए। अदरवाइज आप मेरा नंबर मैंने डाल दिया, आप वो सेव कर लीजिए, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच।